हेलो एंड वेलकम टू द लॉ प्रॉप ट्यूटोरियल। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से वन शॉट ऑफ मार्च मंथ। थोड़ा सा डिले हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। वी विल ट्राई कि इस तरह की डिले आगे नहीं हो, बट ड्यू टू सम रीजंस इस बार का जो हमारा वन शॉट है वो ऑलमोस्ट बाई 10 days to 2 weeks डिले है। बट देर है दुरुस्त है, फटाफट से सारे टॉपिक्स कर लेते हैं जो कुछ भी इंपॉर्टेंट रहे इन द मंथ ऑफ मार्च, और वो एकदम डिटेल में कवर अप करेंगे। जो इसका कोर ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक है हम अच्छे से समझेंगे, ताकि इफ कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है हमारा, तो फिर हम आराम से फैक्ट्स को लर्न कर सकते हैं। उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कवर करेंगे। फ्यू टॉपिक्स आर देयर जो बिल्कुल फैक्चुअल है, मतलब डेटा ही है ओनली, कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी हम कवर करेंगे। कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको चीज़ों को कवर अप करना है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत यूजफुल लग रहे होंगे, बिकॉज ये सेशन एवरी मंथ आपको क्लैड एक्सप्रेस का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आपको क्लैड एक्सप्रेस कवर करना इजी हो जाता है। तो नाम बोलना नहीं है, क्लैड एक्सप्रेस वन शॉट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज सुन एज पॉसिबल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस नहीं हो जाए। तो ये मार्च मंथ की क्लैड एक्सप्रेस से, तो मार्च मंथ की क्लैड एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम कवर अप करेंगे। अगर इंडेक्स की तरफ देखा जाए कि हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर, कि कितने टॉपिक हमको कवर अप करने हैं, तो ये हमारे पास है इंटरनेशनल के 4 टॉपिक है, नेशनल की 2 न्यूज़ है, फिर एक टॉपिक पॉलिटी गवर्नेंस आता है, एक टॉपिक इकोनॉमिक्स है, एक हमारा रिपोर्ट पे है, फिर डिफेंस रिलेटेड भी एक रिपोर्ट है, लेकिन वो डिफेंस के सेक्शन के अंदर है, वो सिपरी रिपोर्ट है, और 2 न्यूज़ हमको स्पोर्ट्स से देखने को मिलती है जो मेजरली हमारा फैक्चुअल है। तो ओवरऑल 12 मेन टॉपिक्स आर देयर। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है मिसलेनियस एंड एलिट कॉर्नर, जो आपको सेल्फ करना होता है। तो वन शॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट सेशन फॉर आवर प्रिपरेशन, बिकॉज क्लैड एक्सप्रेस में कई बार प्रॉब्लम ये आता है कि सर ठीक है चीज़ें कवर तो कर लेंगे, बट हाउ टू कवर ये भी समझाओ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या लिखा है, अगर एक ओवरव्यू समझ में आ जाए, तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक जो समझ में आ जाए, तो इट इज ईजी टू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इसीलिए आपका वन शॉट एवरी मंथ आता है। तो क्लैड एक्सप्रेस जब हार्ड कॉपी में अवेलेबल हो जाती है आपको अराउंड 7 to 10 के आसपास में, उसी के सराउंडिंग में 2-3 days आसपास में हमारे वन शॉट अवेलेबल रहता है, ताकि इट बिकम इजी फॉर यू टू कवर इट। हाँ, इस बार थोड़ा डिले हो गया, बट वी विल ट्राई कि आगे नहीं हो। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि पहला टॉपिक किस बारे में है। तो वी ऑल आर अवेयर कि यूएसए ने जो है इजराइल के साथ मिलकर के अटैक किया ऑन ईरान। जो अटैक किया उसके कुछ ऑपरेशंस के नाम हैं, दैट इज एपिक फ्यूरी, है ना, ये आपको याद करना है, एंड देन लायंस रार ऑफ द इजराइल, ये भी आपको याद करना है। जब ये अटैक किया ऑन द सिटी ऑफ जब ये अटैक किया ऑन द सिटी ऑफ मिनाब, तो ये सिटी का नाम याद रखना है, बिकॉज जब मिनाब पे अटैक किया था ईरान की सिटी के अंदर इजराइल ने और अमेरिका ने, तो अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल के थ्रू एक प्लेस को जो है हिट किया, जिसका उनका बेसिस ये था कि ये तो कोई नेवल बेस रहा होगा तो यहाँ अटैक करेंगे, बट वो ओल्ड मैप हुआ करता था, और वहाँ एक स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, और वो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, और 168 गर्ल्स की जो है स्कूल गोइंग गर्ल्स की डेथ हो गई। वो अपने आप में एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मूव हो गया जो अमेरिका ने किया। इनिशियली उसने डिनाई किया कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली बाद में पता लगा कि यस, ड्यू टू द मिस इन्फॉर्मेशन जो उनके पास थी ओल्ड अपडेटेड, तो इस वजह से ये मिस्टेक हुआ। तो आपको भी अपने आप में अपडेट रखना है, पता लगा ओल्ड याद करके चले गए एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ जब उन्होंने अटैक किया तो ऑब्वियसली अटैक का रिटेलिएशन होगा, तो रिटेलिएशन जो था वो था ट्रू प्रॉमिस 4। तो यहाँ 3 ऑपरेशंस हो गए हमारे पास, लायंस रार, एपिक फ्यूरी एंड ट्रू प्रॉमिस 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अटैक के अंदर एक और प्रोमिनेंट पर्सन की डेथ होती है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयतुल्ला अली खामनेई। इसके बाद न्यू आ गए हैं ऑलरेडी मुस्तफा खामनेई, जो सन है अली खामनेई के, बट ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि अटैक क्यों किया, आखिर ईरान ऐसा क्या कर रहा था कि यूएस और इजराइल ने मिलकर अटैक किया। तो जो मेन मोटिव था वो था ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। अब ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है, ऐसा क्यों करना है कि सर वर्ल्ड में 9 न्यूक्लियर स्टेट्स आर देयर, जिसमें P5 है हमारे 5 कंट्रीज, फिर इंडिया और पाकिस्तान है, और फिर इजराइल और नॉर्थ कोरिया है। इन द मिडिल ईस्ट, पूरे इंटायर मिडिल ईस्ट की बात करें हमारा, तो ओनली द पावर जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इजराइल है। तो यहाँ जो पावर बैलेंस है ना वो इंक्लाइन टुवर्ड इजराइल है, और क्योंकि बैक्ड बाय अमेरिका है, वेस्टर्न नेशन है, तो हमेशा से इस इंटायर रीजन में इजराइल का एक अपर हैंड था। वो पावर बैलेंस आउट हो जाएगी अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया, तो दैट्स वाई वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए, कि भाई हमको हमारा डोमिनेंस मेंटेन करके रखना है। सेकंड पार्ट क्यों नहीं बनाए कि सर बाकी जो रीजंस है ना इन द मिडिल ईस्ट, मोस्ट ऑफ द रीजन सुन्नी मेजोरिटी वाले रीजन से लेड बाय सऊदी अरेबिया, और वो सारे के सारे प्रो अमेरिकन कंट्रीज है, और सियाज एंड सुन्नीस का एक हिस्टोरिकल जो है कॉन्फ्लिक्ट है रिलीजियस बेसिस पे। दैट्स वाई
सुन्नीज जो है या जो ग्रुप है लेड बाय सऊदी अरेबिया वो हमेशा प्रो अमेरिकन रहा है। तो ये जो आपस की लड़ाई है इसके अंदर एक पॉइंट ये आता है कि अगर मेरे को ईरान को काउंटर कर रहा है तो आई नीड सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशंस। तो सुन्नी मुस्लिम जो नेशंस है या लेड बाय सऊदी अरेबिया के जो नेशंस है वो हमारा थोड़ा सा इंक्लाइंड है अमेरिका की तरफ, लेकिन अमेरिकन प्रेजेंस बिल्कुल अलाउ नहीं करता, चाहता ही नहीं है ईरान कि इस इंटायर रीजन में अमेरिकन प्रेजेंस हो, बिकॉज वी आर अ सोवरेन नेशन ऐसा उनको लगता है। और हमारे कंट्रीज के या हमारे एरिया के अंदर एक थर्ड पार्टी अमेरिका जो आसपास के रीजन में कहीं रहता ही नहीं है तो वो कैसे आ सकता है। एंड फॉर देम ईरान के लिए अगर बात करें तो फॉर ईरान इजराइल एक ऐसा डेविल है जिसको वो लिटिल डेविल बोलता भी है और अमेरिका को बिग डेविल बोलता है, जो इस पूरे इंटायर रीजन के अंदर पीस के अगेंस्ट है, वो उसके अपने पर्टिकुलर रीजन से। तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा ईरान तो एक तो ईरान को सिक्योरिटी जो थ्रेट है वो एलिमिनेट हो जाएगा और इस पूरे इंटायर रीजन के अंदर जो अमेरिका का डोमिनेंस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स वाई वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। तो लेकिन ये जो नेशंस है हमारे मेजरली P5 उसमें भी मेजरली इजराइल और यूएसए ये नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। तो वेरी फर्स्ट रीजन ऑफ द अटैक क्या था, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना है। क्या पास में ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया जिसके थ्रू पीसफुल तरीके से काम हो जाए? ये जरूरी थोड़ी है कि आपको अटैक करके ही ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा। तो यस, पास्ट में एफर्ट किया था जिसको कहते हैं अ डील नोन एज JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के अंदर ये डील साइन हुआ था इन द ईयर 2015। बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और P5+1 स्टैंड्स फॉर जर्मनी और ईरान ने इनको साइन किया था। P5 वाले यानी हमारे यूएनएसए के P5, ये P5+1 ने मिलकर इस डील को साइन किया था अलॉन्ग विद जर्मनी विद ईरान। और डील वाज सिंपल, अगर ईरान रिटर्न में प्रॉमिस कर दे कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट मींस सिविल ग्रेड के न्यूक्लियर मटेरियल को यानी यूरेनियम को मिलिट्री ग्रेड में वेपन ग्रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने वेस्टर्न नेशंस ने, मेजरली अमेरिका ने ही, वो सारे रिमूव कर दिए जाएंगे और ये डील साइन हो भी जाती है। इन द ईयर 2015 ईरान ये डील साइन कर लेता है, यानी कि एक पीसफुल तरीके से हमने वो जो थ्रेट लग रहा था वर्ल्ड को कि एक 10th नेशन बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और वो बाकी कंट्रीज के एक थ्रेट हो सकता है इन दिस रीजन, वो एलिमिनेट कर दिया था पीसफुली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 2018 में यूनिलैटरली इस डील से विड्रॉ कर जाते हैं। भाई मल्टीलैटरल डील साइन हुई थी, यूनिलैटरली विड्रॉ करके कि मैं इस डील को नहीं मानता बिकॉज इससे अमेरिका को कोई बेनिफिट नहीं है। भाई डील में सिंपल प्रोविजन हुआ करता था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा सारे सैंक्शंस रिमूव कर देंगे। अमेरिका को इससे क्या मिला? वर्ल्ड को पीस मिला, ईरान को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, अमेरिका को क्या मिला? इनडायरेक्टली दे वर टॉकिंग अबाउट, या यू कह ये नहीं बोलेंगे, ही वॉज टॉकिंग अबाउट ऑयल कि भैया मेरे को ऑयल वगैरह पे कोई कंट्रोल नहीं मिला, मेरे को ईरान के रिसोर्सेज पे कोई कंट्रोल नहीं मिला। आजकल वही कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और जब सेकंड टाइम पावर में आए तो कहा आओ डील वापस से साइन करते हैं। मतलब पहली बार ऑलरेडी एक साइन डील थी जिससे आप विड्रॉ कर गए, एंड नाउ इन द सेकंड टाइम यू आर सेइंग आओ डील वापस साइन करते हैं, तो कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर? तो इसलिए ईरान ने तो डील साइन करने से मना कर दिया। ईरान ने जैसे ही डील साइन करने से मना कर दिया उनको एक पॉइंट मिल गया कि सर हो सकता है आप डील साइन इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज आप न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हो, जबकि वो कंट्री पहले से न्यूक्लियर पावर बन चुका था। नाउ ये तो हुआ फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन आया कि दे वांट टू चेंज द रिजिम, मतलब जो अभी लीडर थे ना उस पावर को चेंज करना है और अपना एक प्रो अमेरिकन पर्सन बैठाना है। जैसे इसराइल में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, बाकी जो सुन्नी मुस्लिम वाले नेशन है सऊदी लीड बाय सऊदी अरेबिया वहाँ भी ऐसा है। तो एक मेजर पावर जो बच गया इस इंटायर रीजन में जो अमेरिका के लिए या इसराइल की एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट हो सकता है वो ईरान ही है। क्यों नहीं यहाँ भी अपना एक प्रो पर्सन बैठा दे? ऐसा एफर्ट उन्होंने पास्ट में भी किया था ना, तो ये याद रखना है। अनदर रीजन एक तो ये हो गया। सेकंड रीजन क्या हुआ, रिजिम चेंज कर रहा था उनको कि हमको यहाँ की जो पावर है वो चेंज करनी है, और ये एफर्ट उन्होंने पास्ट में भी किया है। और उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट आता है वो 1979 का इस्लामिक रिवोल्यूशन या ईरानियन रिवोल्यूशन के नाम से जो फेमस हुआ वो इंसिडेंट है। तो ये क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ था 1979 में, ये भी समझ लेते हैं फटाफट से। तो 1953 के अंदर प्रॉपर डायनेस्टी रूल वगैरह ऐड करके एक पीएम लेड इलेक्टर गवर्नमेंट बनती है इन ईरान। और वो पीएम ना एकदम सेक्युलर सोशलिस्ट नेचर के पीएम थे, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, रिसोर्सेज का इक्विटेबल हमारा शेयरिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल कुछ हद तक कुछ पर्टिकुलर थिंग्स पे रहेगा, मेजरली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट वी कैन इंश्योर इकोनॉमिक इक्वालिटी। साथ में वो सेक्युलर नेचर के थे, ऑल द पर्टिकुलर रिलीजन कैन पीसफुली रिजाइड इन दिस रीजन। तो बिल्कुल ठीक ठीक गवर्नमेंट चल रही थी। बट उस गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट डिसीजन लिया वो था ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर देना। जैसे इंडिया के अंदर हुआ था बैंक्स का नेशनलाइजेशन, सारे प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक हुआ करते थे वो सब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिए। ऐसा ही कुछ काम 1953 के अंदर वहाँ के पीएम ने भी किए थे, ईरान के न्यूली इलेक्टेड पीएम ने किए थे
कि पूरी ऑयल कंपनीज जो है उसको क्या कर देंगे, नेशनलाइज कर देंगे, यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑयल कंपनीज जो ऑलरेडी अमेरिका या वेस्टर्न नेशंस की थी वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान आ जाएगी, ईरान की न्यू गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी। इट मीन्स वेस्टर्न नेशंस का, अमेरिका का जो ऑयल कंट्रोल था इन दिस इंटायर कंट्री वो खत्म। अब ये वो कब अलाउ कर सकते हैं, हाउ इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। सोचो आज ऑयल इतना इंपॉर्टेंट है, तो 1953 में जब रिन्यूएबल की कोई बात ही नहीं करता था तो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, उस गवर्नमेंट को चेंज करने की ट्राई की और उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया कि दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये एक ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है जिसने ओवरऑल जो है आपके राइट्स के अगेंस्ट काम किया है, मेजरली प्रो सोवियत यूनियन है, यानी कि यूएसएसआर के ज़्यादा सपोर्टिव है। इस वजह से लोगों को प्रोवोक किया, लोग प्रोवोक हो भी गए और अपने ही इलेक्टेड पीएम को रिमूव कर दिया। और वापस पावर में कौन आते हैं, प्रो अमेरिकन लीडर साहब मोहम्मद रजा पहलवी, जो पहलवी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो डायनेस्टी रूल से डेमोक्रेटिक सेटअप आया, डेमोक्रेटिक सेटअप से फिर से डायनेस्टी वाला रूल आ गया। ये एग्जैक्टली वैसा ही जैसा अभी नेपाल में कुछ टाइम पहले डिमांड था कि उन्होंने मोनार्की को ऐड करके डेमोक्रेसी लाए, अब कह रहे डेमोक्रेसी खत्म करो मोनार्की लेकर आओ। वो काम पास्ट में ईरान कर चुका था, लेकिन कितनी देर पॉसिबल हो सकता है। और लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस हुई ये जो साहब मोहम्मद रजा पहलवी है ये सही पर्सन नहीं है, हाईली इनएफिशिएंट, हाईली करप्ट पर्सन और प्रो अमेरिकन है। और ऑयल अगर हमारा है, हमारी कंट्री है, हमारी ज्योग्राफिक बाउंड्री से ऑयल अगर निकल रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, ईरान का। वो ही नहीं रहा है, वो ऑयल कंपनीज का कंट्रोल है उसके ऊपर, वो डिसाइड कर रहे हैं कितने में सेल करना है, ईरान को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो फिर लोगों ने एक सिविल रिवोल्ट किया, सिविल हमारा प्रोटेस्ट हुआ। बाद में विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जिनका नाम है अयतुल्ला रावला खोमेनी, उनकी हेल्प से एक रिवोल्यूशन हुआ, फेमसली नोन एज ईरानियन रिवोल्यूशन और इस्लामिक रिवोल्यूशन। और फाइनली इन द 1979 क्या कर दिया हमने, देखा कि ईरान के अंदर रीजन चेंज होता है, कि वो साहब मोहम्मद रजा पहलवी कंट्री छोड़ के चले जाते हैं अमेरिका में और वहाँ रूल किसका स्टार्ट होता है, सुप्रीम लीडर का, जो आज तक चल रहा है। अभी सुप्रीम लीडर कौन है, अली खामनेई के सन मुस्तफा खामनेई। तो यही रीजन चेंज करना था अमेरिका को कि हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे, अली खामनेई मर जाएगा, उसके बाद के जो इमीडिएट टॉप लीडर है उसकी भी डेथ हो जाएगी, 2-3 दिन प्रोटेस्ट होगा और फिर जीत जाएंगे। फिर हम अपना एक प्रो अमेरिकन पर्सन वहाँ बैठा देंगे जो साहब मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे ही होंगे, है ना, उनको बैठा दिया जाएगा। ये उनका सोल प्लानिंग था। उनको लगा चेस का गेम है, राजा मर गया, कहानी खत्म, जैसे पास्ट में हुआ करता था कि बैटलफील्ड के अंदर किंग की डेथ हो गई तो है ना, जो हमारी जो ओवरऑल आर्मी है वो सरेंडर कर देगी। बट ईरान वाज वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इजराइल की जो है टैक्टिक्स यही कि हमेशा वो टॉप लीडर्स को इलेक्टेड है ना सेलेक्ट करके सेलेक्टिवली किलिंग करता है। तो ईरान के केस भी ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो दे विल वेल अवेयर कि कभी सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई तो क्या कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्होंने अच्छा सा मैनेज किया, 40 डेज तक वॉर चलाया, अब हालात खराब हो गए। ये एक रीजन था। सेकंड रीजन क्या था, एक ग्रुप सुना होगा आपने विद द नेम ऑफ एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। 1979 में जब ये रिजिम चेंज करता है ईरान के अंदर, तो ईरान वाज वेल अवेयर कि देखो अमेरिका की प्रेजेंस तो मेरे आसपास है और जब तक अमेरिका की प्रेजेंस रहेगी तब तक मैं पीसफुली रह नहीं सकता। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आई नीड सम सपोर्ट। सपोर्ट कैसे करूंगा कि जैसे मेरी कंट्री के अंदर अमेरिका का प्रेजेंस था और मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो लोगों को प्रोवोक करके, लोगों को सपोर्ट लेकर के, लोगों को समझा करके मैंने क्या किया, रिजिम चेंज किया। तो मेरे को ऐसे बहुत सारे और ग्रुप ढूंढने पड़ेंगे इन अदर कंट्री आसपास के रीजन में जो अमेरिकन प्रेजेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका उस मैप में आसपास का ही एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत दूर एग्जिस्ट करता है। तो इतने किलोमीटर दूर आप किसी और कंट्री में क्या कर रहे हो ताकि आपका डोमिनेंस मेंटेन रहे। ऐसे जो ग्रुप्स थे जो अमेरिकन डोमिनेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे, अमेरिकन प्रेजेंस के अगेंस्ट थे, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जैसे गाजा के अंदर हमास, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, यमन के अंदर हाउतीज, इन सबको कलेक्टिवली इन ग्रुप्स को कहते हैं एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। तो ईरान ना इनको फंड कर रहा था फाइनेंस या आर्मी या हमारा टेक्निकली या ट्रेनिंग के थ्रू। तो इस बार सोचा कि एक काम करते, ईरान को ही, ऑक्टोपस के हेड को ही काट देते हैं, क्योंकि बार बार इनके साथ फाइट हो रहा था, कुछ मीनिंग ही नहीं है, लोग मर रहे हैं, नए रिक्रूट हो रहे हैं और फिर से चल रहा है। तो नाउ दे डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, परमानेंटली एक्सिस और रेसिस्टेंस को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ईरान के इस प्रॉक्सी नेटवर्क को भी एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, इस लीडर को ही मार देंगे जो इनको सप्लाई कर रहा है। तो उनको लगा कि जैसे रिजिम चेंज होगा तो हमारा प्रो अमेरिकन पर्सन आएगा, वो तो इसको सपोर्ट करेगा नहीं, ऑटोमेटिकली जो थ्रेट ऑफ द एक्सिस और रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, प्रॉक्सी नेटवर्क। दीज आर द मेन 3 रीजंस। ये आपको गो थ्रू कर लेना है। अगर इमेज से नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप आराम से कवर अप कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसमें और क्या क्या कवर अप करना है। तो वॉर का क्या इंप्लीकेशन आया, ये हमको इस मैप से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर हमको लोकेशंस पता है तो वी कैन इजीली मार्क इट कि वॉर का क्या इम्पैक्ट है। वॉर
हुआ, ये क्लियर कर लिया। वॉर क्यों हुआ, ये भी कवर हो गया। अब वॉर का क्या इम्पैक्ट आया, तो इस प्लेस को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, और ये है हमारा पर्शियन गल्फ। एग्जाम कैन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कौन कनेक्ट करता है, तो रिमेंबर गल्फ ऑफ ओमान एंड स्ट्रेट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कनेक्ट करता है। रिवर्स क्वेश्चन कैन बी देयर कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इज कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज, बताओ कौन सी, तो वो वाटर बॉडी कौन सी है हमारी, एक तो है पर्शियन गल्फ और दूसरी है हमारी गल्फ ऑफ ओमान। चलो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट को कवर करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चंस वगैरह हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो देखो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा सराउंडिंग कंट्रीज के नाम आ सकते हैं विद क्वेश्चन लाइक विच आर द फॉलोइंग इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर विद द पर्शियन गल्फ, तो कंट्रीज के नाम याद कर लेना है। यहाँ दो कंट्रीज नहीं विजिबल है, ये कुवैत है और एक आइलैंड कंट्री छोटी सी कतार के पास बहरीन, वो लिख लेना। नेक्स्ट पार्ट है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/5 20% ऑयल सप्लाई होता है, क्रूड ऑयल जो सप्लाई होती है वो यहीं से हो रहा है। इन दैट पर्टिकुलर केस ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट हो गया, ईरान ने कर दिया इसको क्लोज। अब इसका क्या इंप्लीकेशन हुआ, अगर क्रूड ऑयल का सप्लाई चेन के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आ गया, कोई पर्टिकुलर इशू आ गया, तो क्या किया जा सकता है। तो देखो बात ध्यान से समझना, छोटी सी इकोनॉमिकल पार्ट को भी ऐड करके चलेंगे ताकि वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ऑयल की प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुई तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि चल तो वही पेट्रोल डीजल से रहा है ना। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्रीज हुई, तो अब फार्मर जो फार्म के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है वो मार्केट में लेकर आएगा, तो यूज तो वही ट्रांसपोर्टेशन मीडियम करेगा। अगर ऑयल की प्राइस अप हो गई है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो फेयर था वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा। जब फार्मर को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो इन दैट केस वो आपको भी तो महंगा बेचेगा जो भी प्रोडक्ट है, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इन्फ्लेशन। अगर फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो हर चीज इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो इन्फ्लेशन राइज होने के चांसेस थे। ये तो हुआ आप पर हम पे इम्पैक्ट। अब इन्फ्लेशन जैसे ही इंक्रीज होगा, आरबीआई क्या करेगा, हमारे कंट्री की बेसिस से बात करें, हर सेंट्रल बैंक यही करने वाला है। तो हमारा आरबीआई क्या करेगा, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई का रेशियो मेंटेन करने का ट्राई करेगा कि सर सप्लाई नहीं है, डिमांड इज टू मच, तो क्या करो चीज़ें थोड़ी मेंटेन करो। डिमांड क्यों है, लोगों के पास पैसा है लेकिन सप्लाई नहीं है, काम करो मार्केट से पैसा कम कर दो। कैसे करेंगे, रेपो रेट को इंक्रीज करके। रेपो रेट जैसे इंक्रीज करेंगे लोन महंगे हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे, लोन लेकर के एक्सपेंडिचर करना बंद कर देंगे, थोड़े दिन में सप्लाई मेंटेन होगी, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा। तो याद रखना, जब भी इन्फ्लेशन अप जाता है रेपो रेट इंक्रीज करता है आरबीआई या कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने फेड रेट्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है टू मेंटेन द इन्फ्लेशन। सिंपल सा लॉजिक है। चलो अब और क्या इम्पैक्ट आएगा, तो देखो वो कंट्रीज जो मेजरली अपना ऑयल खुद प्रोड्यूस नहीं करती, जैसे हम अपनी नीड का 85% जो है वो इम्पोर्ट करते हैं और 50% तो इसी रीजन से आता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहने वाली है अगर सप्लाई चेन में इशू नहीं आए, लेकिन प्राइस तो इंक्रीज होगी। तो इमेजिन करो फॉर एन एग्जांपल कि 1 बैरल इज इक्वल टू $1 फॉर एग्जांपल, या 1 लीटर ले लेते, बैरल चलो ज़्यादा हो गया, 1 लीटर इक्वल टू $1, तो अब तो 1 लीटर ही आ रहा है लेकिन $2 में आ रहा है डबल प्राइसिंग में। तो ये हमारे इंपोर्ट्स बिल को, जो हमारे इंपोर्ट बिल्स है उसको इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उतनी क्वांटिटी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इन दैट केस क्या होगा, पेमेंट किस में जा रहा है, एक तो हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो गया, अब हम एक्सपोर्ट तो लिमिटेड ही कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा नहीं किया बट इंपोर्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो फिस्कल डेफिसिट हमारा और इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारे सेट टारगेट है उनसे बियॉन्ड चला जाएगा। और सेकेंडरी पार्ट पेमेंट हम करना है ऑयल का, वो किस में करना है, डॉलर में। तो डॉलर हम तो छाप नहीं रहे, आरबीआई थोड़ी प्रिंट कर रहा है, वो तो अमेरिकन फेडरल बैंक करता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जब डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो रुपये की वैल्यू डाउन चली जाएगी, यानी कि रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, है ना। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है कि एक छोटे से क्राइसिस से जो हमसे बहुत दूर चल रहा है और सिर्फ क्या किया, एक हॉर्मुज नाम की चैनल को बंद कर दिया, कितना इंपैक्ट आ रहा है। और ये सिर्फ हम पे नहीं आ रहा, दुनिया की हर कंट्री पर आ रहा है, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कितना सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बना रखा है ना, कि भाई बाहर के शॉक से इतने हमारा इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये है द मेजर पॉइंट है, हालांकि इसमें लिखा हुआ है सारा कुछ, डोंट वरी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्या इंप्लीकेशन आएंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सिग्निफिकेंस सारे पॉइंटर्स लिख दिए, नीचे ये भी बता दिया कि अगर ऑयल प्राइसिंग में चेंजेस आएंगे तो क्या आएगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड।
देसी पोहा हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मेंशन कर दिया, ये आपको गो थ्रू करना है ना। फिर ये छोटे छोटे से फैक्ट है बीच में, बस फैक्ट लर्न करने, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्ट है बीच में। एक प्लेस था गोलिस्तान प्लेस, जो वहाँ का एक तरह से समझ लो पैलेस है, जहाँ पे वहाँ के मोनार्क रहते थे ईरान के अंदर। यहाँ इसराइल ने अटैक किया, फिर बदले में ईरान ने क्या किया, कतार की फैसिलिटी रास लफान में अटैक कर दिया, है ना। फिर एक ब्लैक कलर की रेन हुई थी, क्यों हुई थी कि सर जब आपने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक किया तो हाइड्रोकार्बन होता है क्रूड ऑयल के अंदर, तो फिर वो इवापोरेट हुआ, वो जाके एक्यूमुलेट हो गया, बारिश हुई तो उसके साथ में वो सारे कार्बन पार्टिकल वगैरह जो है वापस आ गए, तो इस वजह से उसका कलर ब्लैक हो गया। ये छोटे छोटे से फैक्चुअल डेटा है, ये आपको गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सुप्रीम लीडर कैसे इलेक्ट होता है, जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो सुप्रीम लीडर होता कौन है? सुप्रीम लीडर होता है हमारा एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट या रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं डी जॉर। ये क्या होता है कि सर दो तरह के हेड होते हैं, एक होता है नॉमिनल जैसे हमारा प्रेसिडेंट डी फैक्टो जो लॉ में लिखा हुआ है, और एक होता है रियल जो रियल पावर को यूज करता है डी जॉर। तो यहाँ सुप्रीम लीडर हमारा रियल हेड है वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ की रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सुप्रीम लीडर, जो अभी मुस्तफा खामनेई है। तो अली खामनेई की जब डेथ हुई और मुस्तफा खामनेई अपॉइंट हुए, तो पॉइंट इज ये कैसे अपॉइंटमेंट होता है? क्या वहाँ के सिटीजन सिलेक्ट करते हैं? नो, वहाँ के सिटीजन सिलेक्ट नहीं करते। एक 88 मेंबर की बॉडी होती है, सिया रिलीजन यहाँ थोड़ा प्रोमिनेंट है, तो सिया रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनमें से 88 लोगों को इलेक्ट किया जाता है, पब्लिक इलेक्ट करती है। उन 88 मेंबर्स की उस कमेटी को कहते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, और ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट इलेक्ट करती है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, जिसको हम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कह रहे हैं। ये इसका एक्चुअल नाम है, याद ये करना पड़ेगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। हमने कभी पीएम के लिए वोट नहीं किया, हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं, फिर जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है उस पार्टी के लीडर को पीएम बना देते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही वाला पर्टिकुलर सिस्टम है कि पब्लिक इलेक्ट करेगी हमारा 88 मेंबर्स को जो सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिया ग्रुप के रिलीजियस लीडर है, और उसके बाद वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जाकर के सुप्रीम लीडर इलेक्ट करेगी फॉर लाइफ। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, जैसे हमारे केस में पीएम और प्रेसिडेंट का है 5 ईयर, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये फॉर लाइफ रहेंगे। अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाए तो रिमूव कर दिया जाएगा, कोई कंसर्न नहीं है। पहले एक रूल हुआ करता था कि सिया ग्रुप की जो हाईएस्ट पोजीशन हुआ करती थी, रिलीजियस पोजीशन, वो होती थी मर्जा। तो जो मर्जा हुआ करता था उसी को अपॉइंट किया जाता था एज ए सुप्रीम लीडर। बट बाद में 1989 के अंदर एक अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके इस कंडीशन को कंपल्सरी से रिमूव कर दिया कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम जो नेक्स्ट मर्जा होगा उसी को बनाएंगे सुप्रीम लीडर, ताकि मान लो फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि कोई और पर्सन है जो कैपेबल इनफ है टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ द रावला खोमेनी, लेकिन उसको नहीं कर सकते ड्यू टू दिस कंडीशन, तो ऐसा अब कंपल्सरी नहीं रहेगा, आप किसी और पर्सन को भी कर दो। और ईरान की ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है, इसमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाए, इस वजह से उन्होंने ये चेंजेस किए थे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अली खामनेई विदाउट एनी काइंड ऑफ पावर टसल, ये हमारा प्रॉपरली चेंज हो गया था, है ना, ये याद रखना है। फिर एक छोटा सा नेम याद रखना है बस एक्ट का, कि जब क्राइसिस हुआ तो इंडिया के अंदर एलपीजी क्राइसिस हो गया, जो पेट्रोल हमारा जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, वो क्राइसिस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब पैनिक वगैरह होता है तो लोग स्टोर करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, और जब स्टॉक पाइलिंग होने लग गई, स्टोरेज करना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट से चीज़ें शॉर्ट हो जाती है, तो हर किसी को एक्सेस नहीं मिलता। फिर ब्लैक मार्केटिंग होती है, पैसा ज़्यादा दे करके, या फिर कोई रिफिल करने को तैयार है बट 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये 300 रुपये में कर रहा है, तो वो नहीं हो। इसके लिए कंटिन्यूस सप्लाई चेन इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ये हमारा एक्ट यूज़ करती है, ताकि कोई स्टॉक पाइलिंग नहीं करे, और करे तो फिर उसको अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे। इसको कहते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955। ये सिर्फ एक्ट याद रखना है। फिर एक पार्ट और होता है, दैट इज एसपीआर। एसपीआर क्या होता है? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये एज द नेम सजेस्ट, हर कंट्री अपने पास कुछ पेट्रोल रिजर्व की फॉर्म में रखती है, कुछ क्रूड ऑयल को रिजर्व की फॉर्म में रखती है, ताकि इन केस ऑफ क्राइसिस, जैसे अभी हुआ क्राइसिस हमारा, वो चीज़ों को इजीली मेंटेन कर पाए। कैसे मेंटेन कर पाएंगे कि सर जैसे हम मान लो कुछ अर्न करते हैं, कुछ भी अर्न करते हैं, तो वो पूरा का पूरा इनकम आप खर्चा तो नहीं कर दोगे, कुछ तो सेव करके रखोगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इमरजेंसी में काम आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, वो बफर बना के रखते हैं। कभी वॉर हो गया जैसा भी चल रहा है, या सप्लाई चेन में कोई डिस्ट्रप्शन आ गया जैसा भी हो रहा है, जरूरत पड़ रही कि लोग स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट हो गया, प्राइस अप जाने वाली है, तो टू मेंटेन द थिंग्स हमारा कि भाई सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूसली रन करती रहे, और बाहर से आने में टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन का सर्वाइवल कर सकते हैं।
ऐसे ऑयल रिजर्व्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। हर कंट्री के पास होता है अपना एक रिजर्व, आइडियली 90 डेज का होना चाहिए। हमारा 90 डेज का नहीं है, बट आइडियली 90 डेज का होना चाहिए एज पर दिस पर्टिकुलर बॉडी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये याद रखना। इसने ये सजेशन दिया था इस तरह की चीज़ें हो ताकि सप्लाई चेन अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो हम एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें, प्राइजेस को स्टेबल बना सके, ताकि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल ऑयल स्टॉक से बच जाए, है ना, जो पास्ट में ऑलरेडी उन्होंने 1973 के क्राइसिस में देखा था। तो इफ़ यू आर वेल अवेयर तो मुझे बताओ व्हाट वाज द 1973 का ओपेक ऑयल क्राइसिस या ओपेक ऑयल एम्बार्गो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स याद रखने। इंडिया में यहाँ ये रिजर्व एडजस्ट करते हैं, ये गो थ्रू कर लेना। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, ठीक ना। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ना आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, अगले पॉइंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान क्राइसिस, राइट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी थोड़ा सा वॉर लाइक सिनेरियो चल रहे थे, तो वो हमको थोड़े से समझने अच्छे से, तो वो हम एक मैप के थ्रू पूरा टॉपिक समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में क्राइसिस है। देखो ये जो लाइन है हमारा, इसको कहते हैं डूरंड लाइन। ये समझो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऑफिशियल बॉर्डर है, 1893 के अंदर बना था। एंड मोर्टिमर डूरंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने इसको अफगान रूलर के साथ में साइन किया था और ये ऑफिशियल बॉर्डर बना दिया ऑफ ओवर 2640 किलोमीटर का। अब ये डील साइन हुई थी विद ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान के साथ तो साइन नहीं हुई। तो मेन कंसर्न क्या हुआ, जब पाकिस्तान नाम का एक नया नेशन बना तो उसने तो इसी लाइन को ऑफिशियल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया। अफगानिस्तान ने इस लाइन को मानने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया कि सर पहले तो ये डील आपके साथ साइन नहीं हुई, ये ब्रिटिश इंडिया के साथ साइन हुई, ब्रिटिश इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता, हम एक तो इस डील को वापस से साइन करेंगे, यानी कि बॉर्डर वापस से रिमार्क करेंगे। क्यों करना है, क्या बॉर्डर सही से मार्क नहीं हुआ था क्या? हाँ, मोर्टिमर डूरंड ने वही गलतियां किया जो उसके बाद में, उससे कुछ साल बाद में इंडिया के अंदर हेनरी रेडक्लिफ ने किया था, जब वो रेडक्लिफ लाइन मार्क करने गया था इंडिया में। कि बहुत सारे ऐसे एरियाज जो ग्राउंड पे कभी गए ही नहीं, जाके चेक ही नहीं किया, बहुत सारे ऐसे एरियाज उसने छोड़ दिए जो उसको मार्क करने चाहिए थे, क्योंकि माउंटेनियस रीजन था। उसने कहा माउंटेन है, क्या फर्क पड़ता है। उसने कई सारी ऐसी गलतियां भी की थी कि एरिया इज देयर जो एक ही पर्टिकुलर रीजन के अंदर आता है, आधा इधर कर दिया, है ना। जैसे फेमसली नोन एज बेरोबरी यूनियन केस, जिसमें आधा पुलिस स्टेशन इंडिया में था और आधा पुलिस स्टेशन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में था, जो आज का बांग्लादेश है उधर। तो इस तरह की गलतियां मोर्टिमर डूरंड भी कर चुके थे। तो बहुत सारे पहले ऐसे थे कि वो मार्क प्रॉपर नहीं हो पाए। तो अफगानिस्तान चाहता है उन सारे इशूज़ को रिजॉल्व करे ताकि एक प्रॉपर बॉर्डर हमारा मार्किंग हो जाए, फिर हम उसको क्लोज कर देंगे, फेंसिंग कर देंगे। पाकिस्तान उसकी फेंसिंग कर तो रहा है, लेकिन उसने बॉर्डर नेगोशिएशन से मना कर दिया कि जो है आज है वही मानेंगे, और बाकी जहाँ जहाँ बॉर्डर ओपन है हम सब क्लोज कर देंगे। तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। तो एक तो रीजन है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान अभी कौन है, तालिबान गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली वो निगोशिएशन में बिलीव नहीं करती, तो यहाँ पर अटैक्स वगैरह हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया। ऑपरेशन का नाम याद रखना है, गजब लिल हक, और वाई न्यूज़ में लिखा हुआ है। एक और चीज़ है, यहाँ ना हिस्टोरिकली जब डूरंड लाइन बनी थी तो यहाँ एक ट्राइब रहती थी, आज भी रहती है, पश्तून ट्राइब। कौन सी ट्राइब रहती है? पश्तून। पाकिस्तान का ये प्रोविंस खैबर प्रोविंस है, यहाँ पश्तून ट्राइब रहती है। इस लाइन ने पश्तून ट्राइब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थोड़े इधर थोड़े इधर। और जैसे ये बलूचिस्तान वाला एरिया है ना हमारा, जो डिमांड करता है हमको पाकिस्तान से अलग कर दो बिकॉज वी आर अंडर डेवलप्ड, यहाँ भी डेवलपमेंट इतना नहीं है। तो इन दैट केस उनका भी एक डिमांड है कि पश्तून लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से, जैसे बलूच लोगों के लिए बलूचिस्तान बनाएंगे, वैसे पश्तून लोगों के लिए पश्तूनिस्तान बनाएंगे। तो अगर मान लो ये डिमांड फुलफिल हो जाता है तो बलूचिस्तान चला गया, खैबर वाला रीजन चला गया, बचे कौन? सिंध और पंजाब। सिंध खुद ही कहता है मेरे को अलग कर दो, पाकिस्तान तो मैप से था हो जाएगा कि कोई पाकिस्तान हुआ करता था किसी टाइम में। तो जब ये डिमांड रेज हुई, और इस डिमांड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो ऑपरेट कहाँ से कर रहा है? अफगानिस्तान की सोइल से। चाहता है कि ये वाला पूरा एरिया जो है वो हमारा फ्री हो जाए, पाकिस्तान से अलग हो जाए, और इन पश्तून ट्राइब के लिए हम पश्तूनिस्तान बनाए। लेकिन ऑपरेट कहाँ से कर रहा है वो? अफगानिस्तान वाली साइड से। तो अब उनके लिए, पाकिस्तान के लिए एक आतंकवादी ग्रुप हो गया वो, और उन्होंने कर दिया अटैक। सिर्फ इन पे अटैक नहीं किया, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी कर दिया, यानी अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके मिलिट्री बेसिस पे भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है TTP को सपोर्ट कौन कर रहा है? अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट कर रही है। क्यों कर रही है? कि सर उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे साथ, तो सीधा लड़ने की वजह वो प्रॉक्सीज को लड़ा रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान
कहीं एरिया अलग हो जाएगा, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म, नई डील इनके साथ साइन करेंगे। तो ये रीज़न रहा कि पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट, है ना। ये पॉइंटर्स आपको गो थ्रू करने, ये इसके दो मेजर रीज़न है, बॉर्डर डिस्प्यूट एंड जो ये सेपरेशन की डिमांड है जिसके थ्रू पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं। दे आर सेइंग कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज सपोर्टिंग सपोर्टेड बाय तालिबान गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके अंदर ना एक छोटा सा एंगल ऑफ इंडिया भी है, ऐसा लगता है उनको कि तालिबान क्यों सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को, बिकॉज इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के मल्टीपल टुकड़े हो जाए। अब चाहते तो यही है, ऑब्वियस बात है। अब हम इन्वॉल्व है कि नहीं है पता नहीं, हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हो भी सकता है बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह हम इन्वॉल्व हो जाए, हो भी सकता है ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है ना। तो क्या रीज़न है उसका, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी इंडिया में। आमिर खान मुताकी जो तालिबान की गवर्नमेंट जो है, मतलब अफगानिस्तान की जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है, उसके फॉरेन मिनिस्टर है, वो इंडिया आए थे। हमने क्यों बुलाया उनको, क्या हम उनकी गवर्नमेंट को लीगल गवर्नमेंट मानते हैं? नहीं, हमने ये कहा कि सर अफगानिस्तान की पास्ट की हिस्ट्री रही है टेरर की, दैट्स वाई आप क्या करो, एक प्रॉमिस कर दो, हम आपकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज तो नहीं करेंगे, बट अगर आप ये प्रॉमिस कर दो कि आपकी सॉइल का यूज़, यानी कि अफगानिस्तान से कोई भी टेरर एक्टिविटी या कोई भी इलीगल एक्टिविटी इंडिया के अगेंस्ट नहीं होगी, तो फिर आपको भी बेनिफिट मिलेंगे। क्या कि जो चीज़ें पहले अफगानिस्तान से इंडिया आती थी वो कंटिन्यू आएगी, जो इंडिया से आ रही थी वो अफगानिस्तान कंटिन्यू पहुंचेगी। हमारा एक प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है जिसको INSTC कहते हैं, जिसका एक हाईवे जानाज दालेराम ये अफगानिस्तान तक आता है, आप भी यूज़ करो और वर्ल्ड के साथ ट्रेड करो यूजिंग INSTC, हमको कोई कंसर्न नहीं है, आप कर सकते हो। और साथ साथ में हमने जो यहाँ पर इंफ्रा बना रखा है आपके लिए, वो इंफ्रा भी आप आराम से क्या करो, यूज़ करो। जैसे हमने डैम बनाए, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, हाईवेज बनाए, है ना, ये सब आप यूज़ करो। हमने इनको लास्ट ईयर 500 करोड़ रुपीज़ भी दिए थे, है ना, कि जाओ आप तापी पाइपलाइन पूरी करो। तो ये सब पॉइंटर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए विद वन प्रॉमिस ओनली, कि आप जानो आपकी गवर्नमेंट कैसे चलानी है, आप एक सोवरेन नेशन हो, हम इंटरवेन नहीं करेंगे, लेकिन आप बस ये प्रॉमिस कर दो कि ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सॉइल से जो इंडिया के अगेंस्ट हो। ये मीटिंग जब हुई उन्होंने प्रॉमिस किया ऑफिशियली इंडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से अफगानिस्तान जो है या तालिबान जो है टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। या बलूच वाला जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर जब ट्रेन हाईजैक हुआ था, उसमें भी इंडिया का रोल है। तो ये भी एक पॉइंट है कि क्या क्यों रीज़न है, क्या अटैक किया है एंड ऑल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या आएंगे, तो सिंपल है, इस वॉर इस रीजन के अंदर बहुत सारे और टेरर ग्रुप है। अगर ये बहुत स्केल लार्ज जाएगा तो हो सकता है कि ISIS जैसे जो ग्रुप्स है वो इन्वॉल्व हो जाए। हमारा INSTC भी रिस्क पे है, हो सकता है कि लड़ाई इतनी हो लार्ज लेवल तक कि पाकिस्तान हमारे ही बनाए हुए जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है इन अफगानिस्तान उस पर अटैक करेगा। रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली इस एरिया के अंदर लड़ाई होगी तो कोई ना कोई सेफर प्लेस पे जाएगा, और इस एरिया में इंडिया से बेटर क्या हो सकता है। और एक अच्छी चीज़ ये भी हो सकती है, LOC पे थोड़ा रिलीफ रहेगा। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की दूसरी साइड लड़ रहा है तो फिर हमारे इस एरिया के अंदर LOC के आसपास थोड़े दिन के लिए पीस तो रहेगा, अदरवाइज सीज फायर छोटे छोटे चलते रहते हैं। तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमको जो देखने को मिलता है कि थोड़ी सी शांति रहेगी, है ना। ये पॉइंटर आपको याद रखना है। फिर इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन है वो गो थ्रू कर लेना, फैक्चुअल डेटा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अफगानिस्तान। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेरी आ जाए तो ड्रॉप कर देना, छोटा सा पार्ट है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास नेपाल में जो अभी इलेक्शंस हुए उसके रिगार्डिंग। तो नेपाल के इलेक्शंस से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह समझ लेते हैं, फिर इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बात करेंगे, और इंडिया नेपाल के ओवरऑल रिलेशन में जो डिस्प्यूट है उसको अच्छे से समझ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है। तो क्यों न्यूज़ में है ये, क्योंकि नेपाल में भी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और वहाँ बन गए हैं एक न्यू पर्सन PM। कौन है वो न्यू पर्सन, तो पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और पर्सन का नाम है बालेंद्र शाह, जो पहले हुआ करते थे काठमांडू के मेयर और उससे भी पहले हुआ करते थे रैपर। अगर आपको क्लैट का पैटर्न पेपर याद हो तो 22 और 23 का पेपर चेक करना, वहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो सेम क्वेश्चन कैन बी देयर कि बालेंद्र शाह PM बनने से पहले किस प्रोविंस के मेयर थे। या फिर 23 का पेपर चेक करना कि बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन द्रौपदी प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की का क्या प्रोफेशन हुआ करता था। आंसर वाज स्टैंड अप कॉमेडियन। ऐसा भी तो आ सकता है इस बार। दैट्स वाई दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट। और क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेपाल के यंगेस्ट PM हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, 35 की एज है इनकी, और
जो नेपाल का जो साउथ वाला रीजन है, जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसको हम शिवालिक्स वाला रीजन कहते हैं, या जो है हमारा मदेसी रीजन बोलते हैं, क्योंकि मदेसी ट्राइब रहती है, वहाँ की ये फर्स्ट लीडर है ना, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये अपॉइंटमेंट वेरी क्रिटिकल है। अब इसमें आपको क्या और कवर अप करना है, तो देखो, एक तो आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा समझना है, और उसके बाद आपको सीधा प्रोटेस्ट पे आ जाना है। तो देखो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करें तो नेपाल भी जैसे छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे, उसको यूनिफाई करके किंगडम ऑफ नेपाल बना इन द ईयर 1768। किंग कौन थे जिन्होंने यूनिफिकेशन किया स्मॉल किंगडम्स का? पृथ्वी नारायण शाह। ये फैक्ट आपको लर्न करना है। फिर एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द डायनेस्टी रूल रहती है, शाह डायनेस्टी, फिर राणा डायनेस्टी एंड अगेन शाह डायनेस्टी। ऑलमोस्ट 1768 से लेकर के 1951 तक यही चल रहा है, आगे भी यही चल रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की आती है, यहाँ धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होना स्टार्ट होता है। क्या ये सारे एक्ट्स लर्न करने से सारे के सारे ईयर्स? नो, सारे नहीं करना है, सिर्फ ये कवर करना है कि इन द डिमांड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पावर, यानी कि डेमोक्रेसी, दो प्रोटेस्ट होते हैं, जन आंदोलन 1 एंड जन आंदोलन 2 इन द ईयर 1919 एंड 2006। ये याद करना है। 1990 के अंदर क्या हुआ? जन आंदोलन 1 एंड जन आंदोलन 2 इन द 2006। ये वो एंड ऑफ मोनार्की था प्रॉपरली। यहाँ से तो धीरे धीरे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्रीज हुआ था, यानी कि किंग के रोल को और हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया था, नॉमिनल बना दिया था, टाइटल बना दिया था, लेकिन ये वाला पार्ट जो है डेमोक्रेटिक सेटअप लेकर आता है प्रॉपरली, और इन दी एंड मोनार्की अबॉलिश हो जाती है। तो 2-4 ईयर याद करना, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ये बाकी कहानी लिखी हुई है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट वाले सिस्टम के ऊपर। तो देखो, नेपाल के अंदर होता है लास्ट ईयर एक क्राइसिस क्या होता है कि जैन जी करते हैं प्रोटेस्ट। क्यों करते हैं? कि इमीडिएट रीजन वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन जो रहता है, वो रहता है सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर देना। कितनी ऐप बैन करी? 26 ऐप, जो फेसबुक हो गया है, मेटा वगैरह जो है हमारे, उन सबको बैन कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ? बैन करने से कुछ तो किया होगा इसलिए बैन कर दिया? नहीं, उसका रीज़न पॉलिटिकल था। नेपाल के अंदर ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, जो आज तक थी इस गवर्नमेंट से पहले, कि नेपाल में भी 2 हाउस का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारे यहाँ पर है। हमारा फोकस रहेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि उनकी लोकसभा के ऊपर। इसमें 275 सीट्स है, और वी आर वेल अवेयर, ये तो सीखा ही है हमने, कि टू फॉर्म द गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में यू नीड 50% प्लस 1 सीट्स, यानी तो 275 सीट्स को भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है। कुछ इलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू आते हैं डायरेक्टली, यानी कि वहाँ के सिटीजन वोट कास्ट करते हैं, और कुछ जो होता है वो PR सिस्टम, जैसे हमारे राज्यसभा के अंदर होता है वैसे आता है। लेकिन नेपाल में कभी भी 2008 के अंदर मोनार्की अबॉलिश हुई, 2015 में फर्स्ट गवर्नमेंट आई, लेकिन नेपाल में कभी भी क्या हमारा एक सिंगल लार्जेस्ट गवर्नमेंट आई नहीं, अ सिंगल पार्टी हैविंग मेजॉरिटी, ऐसे कोई गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। हमेशा अलायंस बेस्ड गवर्नमेंट बना। ये नीचे लिखा हुआ ना, यू विल सी सम पार्टीज का रेफरेंस दे रखा है। हमेशा बस ये 3 पार्टीज थी, और इनमें से कोई ना कोई पावर में था, अलायंस कर करके, कभी इन्होंने अलायंस कर दिया, कभी इन्होंने कर दिया, कभी इन्होंने इसके साथ कर दिया। इस तरह से ये सरकार चला रहे थे फ्रॉम 2015 से लेकर के ऑलमोस्ट 2025 तक। लास्ट ईयर क्राइसिस हुआ था, 10 ईयर तक उन्होंने बहुत बार इलेक्शन करा लिए, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट आई नहीं रही। अब ये एक दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? करप्शन, हाईली करप्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी ये, कि अब आए पावर में, मान लो 5 ईयर का टेन्योर है, तो कह रहा 2.5 ईयर के लिए आप रहना, 2.5 ईयर के लिए आप रहना, हम कुछ करेंगे तो आप मत बोलना, और हम कुछ करेंगे तो आप मत बोलना। कई बार ऐसा भी हुआ कि इन्होंने मिलकर अलायंस कर लिया, इन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया, जब इनकी बारी आई इन्होंने डिज़ाइन कर दिया कि मैं तो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो स्टेबिलिटी कभी आई नहीं, और अगर बनी भी सरकार, कुछ चल भी गई थोड़े टाइम पीरियड के लिए, तो हाईली करप्ट थी। इससे गवर्नमेंट के लोगों ने तो खूब सारा कमाया, पॉलिटिशियंस ने। पॉलिटिशियंस के जो बच्चे वो मतलब एकदम लेविश लाइफ जी रहे थे, जिनको उन्होंने नेपो किड के नाम से हैशटैग भी चलाए सोशल मीडिया पे। तो वो प्रोटेस्ट अगर सड़कों पे करते, जो ट्राई भी किया गवर्नमेंट, उसको कब कर देती थी? विद द हेल्प ऑफ पुलिस, है ना, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बना करके। तो ओनली ऑप्शन जो उनके पास था फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस कर सकते थे, वो सोशल मीडिया ऐप्स थी। अब अगर ऐप कोई बैन कर दोगे तो आउटरीच कहाँ निकलेगा? तो वो कॉफिन में लास्ट नेल था, मतलब लास्ट वो ना, जब हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने खूब अत्याचार किए, लेकिन बाद में जब उन्होंने एंड में जो लास्ट रीज़न बना, वो इमीडिएट रीज़न ऑफ ट्रिगर, कि भैया आपने क्या कर दिया, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर दिए। आपने वो जो गन्स के अंदर जो यूज़ किया था कारतूस, उसमें आपने वो जो एनिमल का चर्बी यूज़ किया था, वो बिल्कुल सही नहीं है। एनिमल फैट तो रिलीजन का पर्सनल थिंग हो गया, तो वो लास्ट रीज़न बनता है, ट्रिगर पॉइंट बनता है ऑफ दैट 1857 का रिवोल्ट।
वही चीज़ यहाँ था। आप लोगों जो सोशल मीडिया ऐप जो वो अपना आउटरीच जो अपने पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ना अपने इश्यूज़ को रेज कर रहे थे वही बंद कर दिया। तो फिर वो उन्होंने आउटरीच कर दिया। आउटरीच का रिजल्ट क्या निकला? केपी शर्मा ओली पीएम हुआ करते थे, उन्होंने किया रिजाइन, और उनके बाद कौन आया इंटरिम पीएम की फॉर्म में? सुशीला कार्की, जो नेपाल की फर्स्ट फीमेल पीएम भी थी और नेपाल की फर्स्ट चीफ जस्टिस भी रह चुकी थी। ये कुछ टाइम पर टेम्परेरी थी। उसके बाद में हमने इलेक्शन कराए और बालेंद्र साहब पावर में आए। तो ये पॉइंटर्स आपको गो थ्रू करने, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें पूछ सकता है। तो इंडिया के लिए गवर्नमेंट ठीक भी है और कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस के रीजंस क्या हो सकते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है हमको इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से? तो इस गवर्नमेंट से जो कुछ चीज़ें निगोशिएट करनी है हमको, वो उसमें सबसे पहले रहेगा एक ट्रीटी, है ना। वो ट्रीटी क्या है? ये सब इंडिया और नेपाल के बायलैटरल रिलेशन से फैक्चुअल डेटा गो थ्रू करना। तो एक ट्रीटी साइन हो रखी है, नाम है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में। नेपाल ये कहता है कि सर ट्रीटी 1950 में साइन की थी, अभी 2026 चल रहा है। पास्ट में भी डिमांड रेज कर चुका है कि इसको रीनिगोशिएट करो, बिकॉज आज एक अनदर सिचुएशन है, नेपाल की इंपॉर्टेंस अलग है, हम इसको रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। तो अभी कुछ ऐसा कुछ पार्ट हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आई है अभी वाली, उसका भी यही वाला पॉइंट है कि इसको रीनिगोशिएट करेंगे। तो ये अपना आप में एक चैलेंजिंग पार्ट रहेगा हमारे लिए। नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, तो इस वजह से बहुत सारी इलीगल स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें जो है इस एरिया के अंदर होती है। तो ये अपना आप में हमारे लिए कंसर्न है। जैसे नेपाल के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए तो पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। हमेशा से अच्छे थे, लेकिन केपी शर्मा ओली जब पावर में आए तब से ये इश्यूज होना स्टार्ट हो गए, इस तरह की चीज़ें इंक्रीज हो गई। तो पावर वैक्यूम को फिल किया चाइना ने। चाइना BRI जो प्रोजेक्ट है उसका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना नेपाल में। जो प्रोजेक्ट डिले चल रहे थे, जैसे ये वाले प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी डिले चल रहे थे। चाइना ने कहा चलो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, 2-4 तो उसने किए भी। तो ये राइजिंग क्लोजनेस ऑफ चाइना और नेपाल को शो करता है, जो हमारे लिए कंसर्न है कि अभी ना नेपाल जिस पोजिशन पे है, नेपाल इज एक्टिंग एज ए बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन अगर चाइना आ जाएगा नेपाल के अंदर और वहाँ की वो मिलिट्री प्रेजेंस भी होने की स्टार्टिंग हो गई, तो हमारे लिए और कंसर्निंग पार्ट हो जाएगा। ये भी एक इशू है हमारा। लेकिन इससे भी मेजर इशू जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो है ये काला पानी वाला मेजर डिस्प्यूट, ना, ये याद रखना है। काला पानी एक रिवर के रिगार्डिंग बात हो रही है। काली रिवर जो है हमारा, मैंने लिखा है यहाँ पर, डोंट वरी। पास्ट में क्या हुआ था, मैप पर फॉलो करते रहना। एक ट्रीटी ऑफ सुगाली साइन हुई थी इन द ईयर 1816, ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुई थी आफ्टर एंग्लो नेपलीज वॉर। और कुछ पर्टिकुलर टेरिटरी को जो है वो एक्वायर कर लिया था, है ना। ट्रीटी जो है वो एक्वायर कर लिया था। तो ट्रीटी ने क्या करा, नेपाल को कुछ पर्टिकुलर पार्ट देना पड़ा हमको, वजह वाला पार्ट रहा, हमने कुछ पर्टिकुलर जगह उनको भी दी, बॉर्डर सेटल किया। और काली रिवर को, ये जो रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, ये वाली काली रिवर को ऑफिशियल बॉर्डर मान लिया, जो आगे आकर के महाकाली हो जाती है। ये उस समय की बात है ना, याद रखना। काली, महाकाली, शारदा, तो ओरिजिन ऑफ द जो रिवर है वहां से लेकर के इसको स्टार्टिंग, और आज यही अपना आप में एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। क्यों प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कि सर अभी जो पॉइंट मार्क किया ना लिम्पा धुरिया से, ऊपर वाला पास से, ये हुआ करता था पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द ईयर 1816, जिसके अकॉर्डिंग ये डील साइन हुई थी। और उसके बाद में हमेशा से जो है यही चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने अपने मैप में हमेशा से लिम्पा धुरिया को क्या बताया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बताया, और रिवर ऐसे चल रही है। लेकिन रिवर है कहाँ? रिवर है हमारा यंग माउंटेन्स हिमालयाज में, और वो चेंज हो गया, है ना। अब वो चेंज होकर के कहाँ पहुंच गया? चेंज होकर के बीच में छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनते गए। यहाँ पर वाटरफॉल लगा, यहाँ वाटरफॉल बना, यहाँ बना, यहाँ बना। आज की तारीख में जो काला पानी नाम का प्लेस है, यहाँ के थोड़ा सा साउथ आकर के यहाँ से फ्लो होती है। प्रॉब्लम ये है, अब ये चेंज कैसे हो गया? सर माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन में अर्थक्वेक आया होगा, पाथ चेंज हो गया, रिवर में फ्लो ज़्यादा हुआ होगा, उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया। पॉसिबिलिटी होती है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जब लास्ट अपडेटेड वाला पर्टिकुलर पार्ट था हमारे पास, आफ्टर मतलब जस्ट इमीडिएटली अगर हम बात करें हमारा इंडिपेंडेंस वाले पार्ट में, तो फिर वो वाला पॉइंट था। अब इंडिया ये कह रहा है कि सर देखो, पास्ट में किसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ करता होगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। और अगर नेचुरल बाउंड्री काली रिवर है, तो काली रिवर लिम्पा धुरा से फ्लो नहीं होती है, काली रिवर काला पानी से फ्लो होती है। और उसके अकॉर्डिंग वो पूरा जो हैश्ड एरिया था वो हमारा है, और आज भी है उत्तराखंड का। तो ये जो इंटरप्रिटेशन डिफरेंस है ना, वो एक रीजन है डिस्प्यूट का, जो एक मेजर कंसर्न है। नेपाल ने पास्ट में क्या किया था, इस पूरे एरिया को अपने मैप में शो कर दिया था, जिसने इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर दिया। तो इस वजह से चाइना को मौका मिल गया कि जाओ बातचीत करते हैं, इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा बैकलेस फेस कर रहा है। ये पॉइंटर आपको गो थ्रू कर लेना है अच्छे से।
बाई चांसली आपको पूछ ले तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब ना अगला टॉपिक थोड़ा फैक्चुअल है ना, ज़्यादा डीप जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, थोड़े थोड़े से फैक्ट है और फिर वही इंडिया और कनाडा के रिलेशंस है। तो ये टॉपिक जो फैक्चुअल है ये क्यों है और क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हुआ आखिर ऐसा। तो कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्नी, वो आए थे अभी इंडिया रिसेंटली, और इंडिया आकर के उन्होंने कहा कि देखो बहुत सारी चीज़ हम डील साइन करेंगे लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट चाहिए, हमारा रीनिगोशिएशन स्टार्ट करता है जो बहुत टाइम से सस्पेंड हो रखी है ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाम है उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि इसको वापस से क्या करते हैं, थोड़ा सा रीस्टार्ट करते हैं और फिर और चीज़ों को डिस्कस वगैरह करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर हम इसको साइन कर लें। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है जिसमें हम ये ट्राई करेंगे कि जो ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, यानी कि जो ड्यूटी लगा रखी है और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे या जीरो कर देंगे फॉर द फ्यू प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा, एक कंट्री को दूसरी कंट्री में मार्केट एक्सेस इजीली मिल जाएगा क्योंकि प्राइस डाउन आ जाएगी। 100 रुपये की चीज़ वहाँ अगर 20% की ड्यूटी लग रही है तो 120 में सेल हो रही है, जबकि वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ पर मिल रहा है, वहीं की कंपनी ने बनाया है, शायद वो 90 में, 95 में, 100 में, 105 में मिल रहा हो। तो प्राइस पे पॉइंट पर अगर कंपेटिटिव नहीं है तो कौन ही परचेज करेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, बेटर मार्केट एक्सेस के लिए, सो दैट वी कैन इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स इन दैट कंट्री, एक दूसरे की कंट्री में हम लोग इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं जो या तो ड्यूटी को रिड्यूस कर देंगे, जैसे 20 से 5% कर दिया या 2% कर दिया या जीरो ही कर देंगे। इस तरह के एग्रीमेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। हमने ईयू के साथ भी साइन किया था, ये हमने शायद प्रीवियस क्लासेस में देखा है। अमेरिका के साथ नेगोशिएशन चल रहा है, ऐसा ही एक नेगोशिएशन इनके साथ भी चल रहा है। वो इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है। तो जब मेजर फ्री ट्रेड कंपोनेंट कवर होते हैं, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज, कल्चर, ना इमिग्रेशन, सब कुछ कवर होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब मिला करके, तो उसको उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब आए थे तो ये तो एक पार्ट हुआ कि करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि क्या क्या डील साइन करी। तो सबसे पहले ये याद रखना है, कनाडा की एक पर्टिकुलर कंपनी है कैमेको, ये प्रोवाइड करेगी हमको यूरेनियम फॉर द सिविल पर्पस फ्रॉम 2027 से लेकर के 2035 तक। ये पूछ सकता है आपको नेम ऑफ द कंपनी। ट्रेड नेगोशिएशन हमने डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट याद रखना है। क्लाइमेट कॉपरेशन को और एनर्जी कॉपरेशन को, यानी दे विल हेल्प ईच अदर इन द क्लाइमेट चेंज एक्शंस या फिर एनर्जी के सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये दो बॉडीज एग्जिस्ट करती है, दो इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है। इसको कनाडा ने ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2015 में आया था, COP नंबर 21 पेरिस एग्रीमेंट, जिसके थ्रू वी विल प्रमोट द सोलर एनर्जी इन द सोलर रिच कंट्रीज, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच की कंट्रीज जहां सनलाइट थ्रू आउट द ईयर लॉन्गर पीरियड तक रहती है, वहां सोलार में इन्वेस्ट करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में, और इसी को ज्वाइन किया है कनाडा ने। इसी के साथ 2023 के अंदर इंडिया ने अनाउंस किया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये जो इथेनॉल वगैरह है उसके रिगार्डिंग ये इनिशिएटिव था, कनाडा ने ऑफिशियली इसको भी ज्वाइन कर दिया है ना। तो ये पॉइंटर याद रखना है। एंड टू प्रमोट द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, AI है ना, मशीन लर्निंग, इन सब के अंदर एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ऑलरेडी एक पार्टनरशिप थी विद ऑस्ट्रेलिया, उसको ट्रायलेटरल बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, SCT इसको कहते हैं, ये याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर कॉपरेशन भी किया, बिकॉज बहुत सारी पल्सेस हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पल्सेस ग्रो नहीं करते, हम प्रोड्यूस करते हैं, बट अपनी नीड का नहीं कर पाते पूरा। तो जितना हम प्रोड्यूस करते हैं ऑलमोस्ट सारा कंज्यूम कर जाते हैं, और रिक्वायर्ड होता है तो हम बाहर से मंगवाते हैं। मेजरली जो फ्यू टाइप ऑफ पल्सेस है वो कनाडा से आती है, तो इसलिए हमने R&D को प्रमोट करने के लिए इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर अनाउंस किया है कि इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। कहाँ बनाएंगे? नासा इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के अंदर, ताकि पल्स प्रोडक्शन को विद इन इंडिया इंक्रीज कर सके थ्रू न्यू R&D मेथड्स एंड ऑल। तो ये एक अच्छी चीज़ है। साथ साथ में कनाडा ने कहा है कि हम 300 इंडियन स्टूडेंट्स की रिसर्च इंटर्नशिप जो है वो फुल्ली फंडेड प्रोवाइड करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट कवर कर लेना। एंड जो G7 कंट्रीज़ का मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान था, ताकि जो क्रिटिकल मिनरल की जो सप्लाई चेन है वो कंटिन्यू मेंटेन करके रखे, उस इनिशिएटिव के बेसिस प्रॉमिस किया है कि वी विल इंश्योर कि हम लोग ऐसे एग्रीमेंट करें जिसके थ्रू एक दूसरे की नीड रिगार्डिंग द क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो फुलफिल कर पाए, है ना। मीनिंग हो गया सिक्योर एंड
रेजिलियंट सप्लाई चेन, इट मीन्स कि हम ट्राई करेंगे कि अगर आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका एक्सेस हम तक रहे, और अगर हमने किया है तो उसका एक्सेस आप तक रहे, ताकि जो डिपेंडेंसी फॉर द क्रिटिकल मिनरल या प्रोसेसिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल चाइना पे है उसको रिड्यूस किया जा सके। ये G7 की मीटिंग में अनाउंस हुआ था, उसी के बेसिस पे इन्होंने इसको साइन किया है। अब वो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है कि क्या क्या साइन किए, तो हमको बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है इंडिया कनाडा के रिलेशन में, ये आपको गो थ्रू कर लेना है। अब सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ इश्यूज भी है, वो इश्यूज क्या है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमको। तो सबसे पहला जो इशू था वो लास्ट ईयर से स्टार्ट होता है। हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक पर्सन की डेथ हो जाती है, और वो एक प्रो खालिस्तानी लीडर हुआ करते थे। डेथ इंडिया में नहीं होती, डेथ कनाडा में होती है, और हरदीप सिंह निज्जर नाम इंडियन है लेकिन है कैनेडियन सिटीजन। तो कनाडा के उस समय पीएम हुआ करते थे जस्टिन ट्रूडो, अभी जो मार्क कार्नी, उनसे पहले जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे। तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि इनकी डेथ में जो 2023 के अंदर हुई थी उसमें रॉ इंडियन एजेंट इन्वॉल्व है। हमने कहा सर ऐसा नहीं है, नॉर्मल गैंग वॉर हुआ करता था, हमने नहीं मारा, ठीक है वो प्रो खालिस्तान लीडर था, हमारी कंट्री की यूनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट था, लेकिन हम ऐसे ऑपरेशंस नहीं करते कि किसी और कंट्री के अंदर जा करके इस तरह का काम करते। वो सिर्फ बॉलीवुड वाला दिखाते, आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करें, हमने क्लियर डिनाई कर दिया। लेकिन मैटर शांत नहीं हुआ, मैटर एस्केलेट हो गया। क्या हुआ, नॉर्मली क्या होता है, जो डिप्लोमेटिक लोग वहाँ काम करते हैं उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। मतलब मान लो एक पर्सन है जो अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार वो होस्ट कंट्री होती है, और जो काउंसलेट बनता है, एम्बेसी बनती है, उसको सिक्योर भी कौन करती है, वहाँ की एम्बेसी करती है, एज पर द इंटरनेशनल लॉ, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये दो एग्जिस्ट करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे होंगे और काउंसिलर के साथ रिलेशन कैसे होंगे, यानी कि एम्बेसी के साथ रिलेशन कैसे होंगे। तो यहाँ कनाडा एक मूव करता है, और कनाडा कहता है जितने भी इंडियन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो सब अपनी अपनी कंट्री में चले जाओ, और जितने भी पर्टिकुलर काउंसलेट यानी कि एम्बेसीज वगैरह वहाँ है उन सबको फ्रीज कर दिया, और कह दिया भैया हम आपकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब हमने क्या किया, उनके लोगों को भेज दिया, आप भी जाओ, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ हो गया। तो इसने इशू को और इंक्रीज कर दिया। फिर ट्रेड बैरियर तो था ही था, इसको अब निगोशिएट करेंगे। बदले में और क्या किया, इशू और रिजॉल्व नहीं हुआ। इमिग्रेशन, बहुत सारे इंडियन जो है कनाडा जाते हैं, तो वो जाकर के हर साल जो है वहाँ पे पढ़ते हैं, रहते हैं, काम करते हैं। वो वीज़ा प्रोसेस को जानबूझ के जो है स्लो कर दिया, और कह दिया भैया हम आपको वीज़ा नहीं देंगे जितने सारे इंडियन हैं। उनका ये कहना था कि हमारे वीजा शेयर में बहुत सारे इंडियंस का शेयर है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बदले में एक्चुअली बात इसी के रिगार्डिंग कर रहे थे, लेकिन हाँ किसी को तो इम्पैक्ट करना था तो ये किया। तो ये अपना आप में एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है ना। तो ये कंसर्निंग पॉइंट थे, लेकिन मार्क कार्नी आए, मार्क कार्नी का ठीक है सर ये इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करेंगे किसी तरह से बाद में, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पहले बात पैसे की कर लेते, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज देयर जो रोज नई पॉलिसी लेकर आता है। तो आपके साथ हम भी इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे साथ आप भी इम्पैक्ट हो रहे हो, तो आओ दोनों मिलकर के क्या करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, ताकि जो ट्रेड बैरियर्स डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं उसको थ्रू हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर ले और अमेरिका पर हमारा डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर ले। दैट्स वाई वो इंडिया आए थे ना। ये पॉइंट याद कर रहे हैं आपको। चलो नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा नेशनल वाला पॉइंट, सॉरी इंटरनेशनल का पॉइंट। लेट अस स्टार्ट विद द नेशनल न्यूज़। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज एवरी ईयर किसी स्टेट का नाम चेंज नहीं होता, तो चांसेस आर देयर क्लैट और एलिट दोनों इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेशनल सेगमेंट में फर्स्ट न्यूज़ है हमारा, केरला का जो ऑफिशियल नेम है वो केरला से चेंज करके क्या कर दिया, केरलम कर दिया, ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 3 इज देयर जो कहता है यू कैन इंक्रीज द एरिया, यू कैन डिक्रीज द एरिया, यू कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, और यू कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 3। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। कौन कर सकता है ये काम, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, ऐसा क्लियरली मेंशन है। कैसे करेगा, व्हाट इज द प्रोसीजर, तो कहा सबसे पहले एक बिल लेकर आना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं सर जी। वो बिल किसकी परमिशन से आएगा, पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट हाँ कहेंगे तभी पॉसिबल है, अगर प्रेसिडेंट ना कर देंगे तो फिर इन दैट केस नहीं पॉसिबल है, तो प्रायर परमिशन चाहिए। लेकिन याद रखना प्रेसिडेंट ना नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगी वही बात तो माननी पड़ेगी, मना तो कर ही नहीं सकते। बट फिर भी फॉर्मेलिटी पर्पज के लिए मैंडेटरीली यू नीड टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर बिल। ठीक है, परमिशन ले ली, अब क्या करोगे,
क्या उसको दोनों हाउसेस में प्रेजेंट करोगे? नो। पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस स्टेट को रेफर करेंगे जिसके नेम चेंज या बाउंड्री चेंज आप करने वाले हो कि सर अगर आपको कोई इशू हो, कोई पर्टिकुलर ओपिनियन हो तो प्लीज़ हाईलाइट कर दो। लेकिन याद रखना, द ओपिनियन गिवन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि कंसर्न स्टेट इज नॉट बाइंडिंग। क्यों नहीं बाइंड है? क्योंकि प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो अगर ये कोई एडवाइस दे भी दे, कोई ओपिनियन दे भी दे, तो प्रेसिडेंट पे बाउंड नहीं है। बस एक फिक्स टाइम पीरियड दे करके, जो डिफाइंड नहीं है, कितना भी हो सकता है, 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, कुछ भी हो सकता है, विद ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपको आंसर करना है। कर दिया तो ठीक, नहीं करा तो भी ठीक, ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट करना बाइंड नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। बात किसकी मानेंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। जब ये फॉर्मेलिटी पूरी हो गई तो बिल कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए। इट मीन्स इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में। और वहाँ क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी ओनली। क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से ये काम हमारा हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% + 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से कितने लोग आए हैं, प्रेजेंट कितने हैं, कितने लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही हमारे जो है उसका 50% + 1 चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेट का नाम चेंज करते हैं, जैसा पास्ट में इनका किया, अभी केरला का केरलम किया। इसके साथ क्या कवर अप करना है? इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1 कवर करना है, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और साथ में थोड़ी सी हिस्ट्री कवर करनी है कि इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स कैसे होता है। तो पहले हम पार्ट 1 जिसमें 4 आर्टिकल है वो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक में, आर्टिकल 3 तो हो गया। आर्टिकल 1 में 2 चीज़ें लिखी है, दैट इज नेम ऑफ द कंट्री एंड द टाइप ऑफ पॉलिटी। नेम है इंडिया, दैट इज भारत। टाइप ऑफ पॉलिटी है यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, याद रखना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर पूछ सकता है कि नेम ऑफ द कंट्री क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। टाइप ऑफ द पॉलिटी क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये क्या होता है यूनियन ऑफ स्टेट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फेडरेशन? ये आपका होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अदरवाइज ऑब्वियसली है ना, मैं तो आंसर करूँगा ही। और आज ये मान लेते हैं विद इन 1 or 2 days आई एम गोइंग टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। उससे पहले आप बताओ कि यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या डिफरेंस है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझा सको इन द ईजी लैंग्वेज देन वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा समझा है बुक इस लैंग्वेज के अंदर तो अपनी लैंग्वेज में वो समझा दो भी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, आर्टिकल 2 में क्या लिखा है? तो देखो आर्टिकल नंबर 2 जो है ना, उसमें 2 बातें लिखी है। पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट एंड पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। अब देखो इसको इजीली समझने के साथ इसके साथ ये वाला रेफरेंस एसोसिएट करना, एडमिशन ऑफ स्टेट विच इज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस। और इसको समझने के लिए ये वाला पर्टिकुलर पार्ट साथ में कवर करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच वर नॉट इन द एग्जिस्टेंस बिफोर। ये लाइन आराम से समझ में आएगी। उससे पहले एक चीज और समझ लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये जो वर्ड है ना यूनियन ऑफ इंडिया, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा यूनियन ऑफ इंडिया, इट मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सिर्फ स्टेट्स, जहां कहीं भी लिखा होगा यूनियन ऑफ इंडिया, इट मीन्स बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ऑफ इंडिया की। लेकिन अगर कहीं लिखा हो टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, इसका मतलब हो रहा है कि स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस फ्यूचर में कोई एक्वायर्ड टेरिटरी प्लस फ्यूचर में कोई गिफ्टेड टेरिटरी प्लस फ्यूचर में कोई सीज टेरिटरी, सब कुछ जो भी जैसे भी किसी भी वे में हमने अगर अपना पार्ट बनाया है उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखना है ना। अब आगे आते हैं, ये क्या कह रहा है? पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। वो स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट में जो वो पर्टिकुलर रीजन, वो स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। बात कर रहा है यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लाइक दिल्ली, लेकिन वो स्टेट तो नहीं है। मेरे को उसको यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उस यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाना पड़ेगा। तो बस इसी के बारे में बात कर रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है, तो उस स्टेट उसको जो मैं ऐड कर सकता हूं, जैसे यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाना। पॉइंट नंबर 1 जो है उसी के बारे में बात कर रहा है कि आप ना आर्टिकल 3 के थ्रू तो एग्जिस्टिंग स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, थोड़ा इधर दे दो, थोड़ा इधर दे दो, नाम चेंज कर दो, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेट होना चाहिए।
जरूरी है। पहले से जो स्टेट नहीं है वो नहीं हो सकता, जैसे तेलंगाना बना है आंध्रा से अलग करके, तो आर्टिकल 3 में इंटरनल मैप चेंज हो गया हमारा, लेकिन एक्सटर्नल मैप वही है। आर्टिकल 2 में कह रहा है स्टेट बनाना है नया, उस टेरिटरी को जो पहले से एग्जिस्ट करती है, मतलब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। स्टेट को स्टेट से कैसे बना सकते हैं कि सर आंध्रा से अलग करके हमने तेलंगाना बना दिया, अरे वो तो ऑलरेडी स्टेट था, उससे अलग करके स्टेट बनाया, वो तो लिखा ही नहीं है। पहले से स्टेट नहीं होना चाहिए, पार्ट हमारा नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं हो। अरे मतलब मान लो कल को इंडिया पाकिस्तान वॉर हो और हमने पाकिस्तान को साथ में ला लिया, भाई पंजाब ही बचेगा, बलूचिस्तान वो ले गए, पश्तून वो ले जाएंगे, सिंध अकेला सिंध चला गया, बचा गया पंजाब, उसको साथ में ला लेंगे। ऐसे जो पार्ट हमारा ऑलरेडी नहीं है उसको पार्ट बना के स्टेट की फॉर्म में ऐड करते हो तो आर्टिकल 2 में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्किम को ऐड किया था आर्टिकल 2 के थ्रू, गोवा लिबरेट करवाया था आर्टिकल 2 के थ्रू, उसको स्टेट बनाया। ये जो काम है ऐसे आर्टिकल 2 के पॉइंट 2 के थ्रू होता है। जब आर्टिकल 2 को यूज करते हो तो चांसेस आर देयर कि इंडिया का जो एक्सटर्नल मैप है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। और आगे आर्टिकल में क्या कह रहा है 3 और 4 में, तो 3 और 4 में सिंपल सी बात कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो ये काम करने को कहे हैं इन सब के लिए सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है। आर्टिकल 368 में जो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा है वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यही लिखा हुआ है कि 2 और 3 में जो चीज़ हमने डिफाइन कर रखी है वो काम आप कैसे करोगे कि सर सिंपल मेजॉरिटी से कर लोगे। ये पॉइंटर आपको याद रखना है ना। इसके साथ क्या कवर करना, हिस्ट्री ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट करना। हमने 3 कमिटीज़ बनाई थी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर हमने स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया था। यानी कि इंडिया के अंदर पहले क्या हुआ करता था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी ऐसे करके टेरिटरीज बनाई थी। तो वो पार्ट ए, बी, सी, डी को तो हमने अबॉलिश कर दिया और इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी एडिशनली लाए। वो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फजल अली कमीशन लेकर आए। तो वो जो हिस्ट्री है ना कि कैसे एस के धर कमीशन आया, फिर जेवीबी कमेटी आया एंड देन एस के धर कमेटी आया, उसको गो थ्रू करना, डाउट आया तो पूछ लेना, ठीक है ना, ये याद करना है। इसके साथ ये फैक्ट भी कवर करना है, इंडिया के अंदर जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना वो था आंध्र प्रदेश। उस हिस्ट्री में इसका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मद्रास से अलग होकर के आंध्रा बना था, टुडे नोन एज आंध्र प्रदेश, उसका फजल अली कमीशन का बनने का बहुत बड़ा रीज़न है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 7th अमेंडमेंट किया और हमारा स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है। तो पार्ट ए, बी, सी, डी को ख़त्म करके 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी बनाए थे। तो ये इससे समझ में आएगा, क्लियर, ये याद रखना। कोई डाउट हो तो ड्रॉप कर देना। चलो अगला पार्ट, अगला टॉपिक है रिजर्वेशन से रिलेटेड, मेजरली क्रिमिनल इन द ओबीसी रिजर्वेशन, इससे रिलेटेड है। तो जान लेते हैं ये क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो इंडिया के अंदर रिजर्वेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। एससी जो है हमारा 15%, एसटी जो है वो 7.5%, ओबीसी जो है वो है 27%, ईडब्ल्यूएस जो है 10%, ओवरऑल मिला करके हो गया 59.5%, ठीक है। ये पॉइंटर याद रखना है। एक दो चीज़ और क्लियर कर दो, एडिशनली लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये जो हमारा रिजर्वेशन था एससी और एसटी वाला, ये बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हुआ। सर हिस्टोरिकली बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, दैट्स वाई सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया और बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया। दैट्स वाई एज एन अफर्मेटिव एक्शन हमको इनको क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हिस्टोरिकल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन के कारण। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये इकोनॉमिक बेसिस पे दिया। जैसे पुअर्स आर देयर इन द हायर कास्ट ऑल्सो, पुअर जो होते हैं ना वो हायर कास्ट के अंदर भी होते हैं। दैट्स वाई इकोनॉमिक का कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती तो हमको ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा, यानी कि उनको रिजर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। ये जो पार्ट है ओबीसी जो भी न्यूज में है, ये 2 ग्राउंड्स पाया, सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस, नॉट इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जितने भी ग्रुप्स थे अदर देन द एससी देन एसटी इनिशियली, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको दिया 27% रिजर्वेशन। अब अभी क्या होता है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे किसको मिलेगा कैसे मिलेगा, दिस इज द क्राइटेरिया कि एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख रुपीज से ज़्यादा है फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स,
तो उस पर्सन को माना जाएगा कि आप ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस ओबीसी रिजर्वेशन में ये कैप लगा दी थी इंदिरा साहनी केस के अंदर, ऑल्सो नोन एज मंडल कमीशन केस ने, कि अगर विद इन ओबीसी आप आते हो बट यू आर अर्निंग 8 लाख रुपीस, भाई सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनल बैकवर्ड थे, 8 लाख रुपये ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तो फिर एजुकेशन बैकवर्ड कैसे हो सकते हो? और SC ST जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हुआ है, तो इतने भी तो सोशली बैकवर्ड नहीं हो, तो पैसा कमा करके आपने एजुकेशन लेकर के अपने बच्चों को अपलिफ्ट कर सकते हो। दैट्स वाई बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी उन्होंने कहा कि क्रिमिलियर यानी कि इससे ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को अभी किसी ने चैलेंज किया कोर्ट में। क्यों चैलेंज किया? कि सर प्रॉब्लम क्या है, आप ना पेरेंटल इनकम को ही अलोन क्राइटेरिया बना रहे हो, और ये बात थोड़ी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जब हम बात करते हैं इस तरह की ओबीसी रिजर्वेशन की, तो रूल बना रखा है कि अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप ए सर्विसेज में आते हैं, है ना, अब वो ग्रुप ए में IAS हो या किसी PSU वगैरह के अंदर हो, या कोई प्राइवेट पर्टिकुलर आप जॉब भी कर रहे हो बट यू आर अर्निंग मोर देन इट, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा इससे बाहर रख देते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो वहाँ चीज़ें प्रॉपरली क्लियर नहीं होगी। हम PSU यानी पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही फोकस करेंगे। पब्लिक सेक्टर के जो बच्चे हैं, अगर आप ग्रुप ए के अंदर आते हो, तो ग्रुप ए ऑलरेडी हायर पोस्ट के ऊपर होता है ना, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, उसका सोशल स्टेटस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, तो उनके बच्चों को बाय डिफॉल्ट किसी भी तरह का ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ भी क्राइटेरिया बाकी के लिए क्या है, वही इनकम वाला पार्ट है फॉर द रिमेनिंग पर्टिकुलर पोस्ट, जैसे कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी वगैरह रहता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, हर थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड के बाद में क्या होती है, हमारी सैलरी इंक्रीज होती रहती है, फिर बीच में पे कमीशन लग जाते हैं तो अर्न कर लेते हो। तो 10 to 15 ईयर की सर्विस के बाद में आप अच्छा खासा अर्न कर लेते हो। वो जो क्राइटेरिया है 8 लाख का, वो ब्रीच हो जाता है, ऑफिशियली ब्रीच हो जाता है, तो उसको भी आपने एक्सक्लूड कर दिया। पॉइंट ये है कि सर एक ग्रुप ए के अंदर जो पोस्ट हुआ है वो IAS बना है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन होती है वो होल्ड करता है, तो वो सिर्फ पैसा अर्न नहीं कर रहा, उसकी सोशल स्टेटस भी इंप्रूव हो गई, है ना, क्योंकि ओबीसी था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड था, तो पैसा तो अच्छा अर्न कर रहा है ग्रुप ए के अंदर, तो अपने बच्चों को अच्छे रिसोर्सेज दे सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। IAS का बच्चा हो तो और फैसिलिटी मिल जाती है, और साथ साथ के अंदर अगर बात करें सोशल स्टेटस की, वो भी अच्छा हो जाता है। तो सेम नहीं है, ग्रुप बी के अंदर जो पर्सन अर्न कर रहा है, हो सकता है कुछ साल बाद में इस पोजीशन के ऊपर वो पहुंच जाए, कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, बट द मेन इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट हेयर इज कि वो जो इतना साल लगा है उसको, 10 ईयर 15 ईयर जो भी लगा उसको यहाँ तक पहुँचने में, उसमें उसका सोशल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, और वो अब कमाना स्टार्ट हुआ है 10-15 ईयर के बाद में 8 लाख रुपीज़ से ज़्यादा। ये तो स्टार्टिंग में कमा लेता है 8 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, तो आप इक्वल कैसे ट्रीट कर सकते हो? तो कोर्ट ने यही कहा सरकार को एज ए रिकमेंडेशन कि सर एक काम करो, रिजर्वेशन वाला जो ओबीसी वाला पर्टिकुलर मेथड है, वो अभी वाला असेसमेंट मेथड अनइक्वल है। यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ द क्राइटेरिया कि ओबीसी में आएगा कि नहीं आएगा, क्रिमिलियर होगा कि नॉन क्रिमिलियर, अभी सोल क्राइटेरिया पेरेंटल इनकम है, ये ओनली नहीं होना चाहिए। आपको मेजरली जो कैटेगरी है, पोस्ट की कैटेगरी है, उसको भी ध्यान देना चाहिए, सो दैट वी कैन इंश्योर कि भैया वी आर ट्रीटिंग द चिल्ड्रंस ऑफ ऑल द पर्टिकुलर ग्रुप्स इक्वली। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी सबके साथ भी किया जाएगा। तो रूलिंग अच्छी है, अभी सिर्फ रूलिंग आई है, अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये इसका इम्प्लीकेशन इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हायरार्की इज देयर, प्राइवेट सेक्टर में इतनी हायरार्की नहीं है ना, तो वो अपना आप में प्रॉब्लम है। और इनकम में सिर्फ सैलरी नहीं होती, इनकम में बहुत सारी और चीज़ें होती है, तो फिर वो एग्जामाइन करना अपना आप में प्रॉब्लमेटिक पार्ट रहेगा। तो ये जजमेंट है, ये एक बार गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद रिजर्वेशन की हिस्ट्री जो है वो हमको गो थ्रू करनी है। अब रिजर्वेशन की हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम सिर्फ वो कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। सो जो रिजर्वेशन में हमारा इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट है, उसमें हमको की फैक्ट्स कवर अप करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो पूछे जा सकते हैं हमसे एग्जाम में। तो याद रखना, गवर्नमेंट ने जब SC और ST के रिजर्वेशन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको चैलेंज किया गया था इन दिस पर्टिकुलर केस, चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बाय सेइंग कि सर ये तो क्लियर वॉयलेशन ऑफ द आर्टिकल नंबर 15 है, बिकॉज वहाँ क्लियरली मेंशन था कि स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है किसी भी लेवल पर कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड या फिर रिलीजन के बेसिस के ऊपर कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी।
तो ये तो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो कोर्ट ने उसको वैलिड माना कि भाई ये बात तो आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड है और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन करता है, ये जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन करता है। कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए गवर्नमेंट एक नया आर्टिकल लेकर आ गई, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4, बाय सेइंग दैट कि सर हम ना SC/ST को रिजर्वेशन इसलिए दे रहे हैं बिकॉज वो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पास्ट में उनके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो प्रॉब्लम उनको फेस हुई, जो उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया, उसके लिए हमने ये अफर्मेटिव एक्शन लिया है। और इवन दो इट इज वॉलेटिंग फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 15, बट इसको वॉलेशन नहीं माना जाएगा। इसको अंडर आर्टिकल नंबर 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लियरली मेंशन करता है अंडर द DPSPs कि गवर्नमेंट का ये फंक्शन होगा, गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो क्या करे हमारा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड क्लासेस एक्शंस ले। तो हमने 46 के थ्रू जो हमको फंक्शन ड्यूटी बता रखी है उसको इंश्योर किया है। ये काम करने में आर्टिकल नंबर 15 हमारा जो है वो वॉलिड हो रहा है, इस वजह से हम लोग 15 क्लॉज 4 ऐड कर रहे हैं। SC/ST के रिजर्वेशन को वैलिड डिक्लेयर करने के लिए ये किया गया था। तो फिर वो बाद में ज़्यादा चैलेंज नहीं हुआ, वो पर हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अब आगे नेक्स्ट पार्ट, OBC की हिस्ट्री पढ़ लेते थोड़ी सी। तो OBC की क्या कंडीशन है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 340, वहाँ ये मेंशन है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को कह करके या प्रेसिडेंट के थ्रू एक कमीशन बना सकती है जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि SC/ST के अलावा जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनकी क्या सिचुएशन है और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल पावर हमने फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन हेल्ड बाय काका कालेलकर एंड सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन हेल्ड बाय BP मंडल बनाए थे, ऑल्सो नोन एज काका कालेलकर कमीशन एंड BP मंडल कमीशन। ये सेम आर्टिकल को यूज करके डिफरेंट टाइमलाइन के अंदर इसको बनाया गया था। तो ये आपको याद करना है, इट इज इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड कमीशन, फर्स्ट वाले की रिकमेंडेशन तो हमने नहीं मानी थी, लेकिन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड कमीशन हमने 1990 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ VP सिंह 27% रिजर्वेशन फॉर द OBCs अदर बैकवर्ड क्लासेस प्रोवाइड कर दिया था। याद रखना जब बना था इन 1979 मोरारजी देसाई वाज द PM, जब रिपोर्ट आई थी तब भी मोरारजी देसाई वाज द PM, लेकिन जब इंप्लीमेंट किया VP सिंह वाज द PM। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और कितना रिजर्वेशन दिया, 27% रिजर्वेशन दिया। वाई 27 ज़्यादा दे देते, क्या ना, मना किसने किया था, इस केस ने मना किया था, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर ऑफ 1963। इस केस में कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो 50% से बियॉन्ड नहीं जा सकती, इसीलिए 22.2 तो पहले ही हो चुका था, 22.5 तो पहले ही हो चुका था, इसके बाद में ये ऐड किया गया था। इस पॉइंट को याद रखना है। नाउ बाद में एक और गवर्नमेंट आई, दैट इज PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। उन्होंने वो 27% रिजर्वेशन वाला जो कोटा था वो तो ठीक है, वो तो कंटिन्यू चल ही रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके साथ में 10% फॉर द पुअर इन द हायर कास्ट भी अलाउ कर दिया। बस ध्यान से सुनना, पुअर्स इन द हायर कास्ट, वही एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस नहीं, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, जो बात आज EWS करता है और जो गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 2019 थ्रू अमेंडमेंट ऑन 103, वैसा EWS का एक एफर्ट देन कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1981 में किया था, वही सेम 10% रिजर्वेशन फॉर द पुअर्स इन द हायर कास्ट, बस नाम वैसा नहीं था। तो ना, तो इस तरह का स्कीम लाया था, लेकिन कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया इन दिस पर्टिकुलर केस। ये केस है हमारा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या ऑल्सो नोन एज मंडल केस ऑफ 1992। कोर्ट ने ये तो क्लियरली कह दिया 27% रिजर्वेशन विद इन लिमिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 10% एक्स्ट्रा दिया था ये हमारी लिमिट्स को, वो जो 50% वाली लिमिट थी ना, उसको ब्रीच करता है। तो कोर्ट ने वंस अगेन रीट्रेड किया, रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%। लेकिन फर्स्ट टाइम किसने बोला था, MR बालाजी ने बोला था। चलो नेक्स्ट पार्ट, रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं मिलेगा, ये भी इन्होंने बोला। जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल आया था वो यहाँ से आया था। कैरी फॉरवर्ड रूल, मतलब लास्ट ईयर अगर कोई वैकेंसी वेकेंट रह गई, कोई 100 वैकेंसी आई होगी, मान लो उसमें से 70 ही फिल हुई, तो 30 सीट जो है नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी के साथ कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो बैकलॉग वैकेंसी को, वो करना वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी रिजर्वेशन 50% से क्रॉस नहीं करेगा। और एक परमानेंट बॉडी बनाओगे जो कंडीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को ऑब्जर्व करेगा और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। किसको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, ये डिसाइड करेगा। बात कर रहा है NCBC की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, जो पहले लॉ के थ्रू बनी, उसके बाद हमने इसको
102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन कर दिया अंडर आर्टिकल नंबर 338 बी में, है ना। याद रखना, आज ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, आज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर। चलो 2018 के अंदर आया था 108th अमेंडमेंट, ये भी चाहो तो लिख लेना। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं और उसमें से हम मोस्ट ऑफ द केसेस से अवेयर होंगे, जैसे कि जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस। ये केस क्या है, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस। ये केस कहता है कि ओवरऑल जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में इन फॉर द SC/ST कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा इतना जरूरी नहीं है, बट ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ये केस फेमस ही इसी सेकंड लाइन की वजह से हुआ, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण। ये कहता है कि जो क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट इन OBC है वही क्रिमिनल का जो कॉन्सेप्ट है वो SC/ST के अंदर भी हो, है ना। ये पॉइंट याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। क्लैट ने पूछा है ये क्वेश्चन, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 103 EWS का है, वो हमने कवर कर लिया और कोर्ट ने वैलिड भी डिक्लेयर कर दिया कि EWS रिजर्वेशन जो है वो वैलिड है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और लास्ट से तो हम लोग अवेयर हैं, ऑलरेडी बहुत दिन से न्यूज़ में चल रहा है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो 1/3 सीट रिजर्व करता है फॉर द फीमेल्स इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज, जो ऑलरेडी पास हो चुका है इन द ईयर 2023, है ना, विद द नेम ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना। ये पॉइंटर्स आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है ताकि कोई पार्ट आपका मिस नहीं हो जाए। तो चलो, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो रिलेट करता है हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। पास्ट में एक केस आया था नोन एज नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2014। इस केस ने थर्ड जेंडर को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन राइट? कि सर जब बर्थ होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें मेल फीमेल लिखा हुआ होता है, ये हमारा एक सर्टिफिकेशन हो गया। थर्ड जेंडर के केस में ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। और फिर जो इश्यूज होते हैं कि भाई आपने सिर्फ मेल एंड फीमेल ही काउंट किया, थर्ड जेंडर का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो हमारा तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। तो ये जब मैटर लेकर के कोर्ट में गए कि भाई एक थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी होना चाहिए जो हम फिल कर पाएंगे फॉर्म्स के अंदर। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम मेल एंड फीमेल दो ऑप्शन आते हैं और दोनों में कंसिडर नहीं किया जाता हमको, इस बेसिस पर हमको जो है एलिजिबल नहीं माना जाता, तो आप एक थर्ड जेंडर निकालो। जब डिमांड किया था तो फिर वो राइट कोर्ट ने दिया था कि आप अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2014 का। कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, यानी जो राइट प्रोवाइड किया सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, उसको लीगल राइट बना दिया किसने? पार्लियामेंट ने, बाय पासिंग दिस पर्टिकुलर बिल इन 2019। नाम रखा ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। इसी एक्ट ने लीगल रिकॉग्निशन दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया और वो जो पर्टिकुलर राइट कोर्ट ने प्रोवाइड किया था, जिसको आपने लीगल रिकॉग्निशन दिया अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 4 क्लॉज 2, आपने अबॉलिश कर दिया। सोचो, कोर्ट एक पावर देता है, कोर्ट की पावर को आप वैलिड कहते हुए लीगल रिकॉग्निशन देते हो और उसके कुछ साल बाद में आप उसी लीगल रिकॉग्निशन को क्या कर देते हो? एंड कर देते हो कि हम ये किसी तरह का रिकॉग्निशन मानते ही नहीं है, है ना। अब आपको सर्टिफिकेशन चाहिएगा। पहले जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाला राइट प्रोवाइड किया गया था, जो राइट प्रोवाइड किया गया था हमारा सेक्शन 4 क्लॉज 2 के अंदर, उसको अबॉलिश कर दिया। तो पहले कोर्ट ने राइट दिया, फिर उसको लीगल रिकॉग्निशन मिला, उसी राइट को कर्व कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट तो होंगे ही होंगे कि आप हमारी जेंडर आइडेंटिटी का जो राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है उसको कैसे कर्व कर सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। हमको होना चाहिए था इंक्लूसिव, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्सक्लूसिव वाला पैटर्न रचवा लिया कि ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन एंड क्वायर को हम लोग नहीं मानेंगे। LGBTQ कम्युनिटी के अंदर ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन एंड क्वायर को नहीं मानेंगे, तो एक्सक्लूजन हो गया। जैसे एक्सक्लूजन हुआ तो प्रोटेस्ट हुआ कि भैया हम तो फॉलो करते हैं LGBTQIA+, मतलब जो आगे और मैनी अदर जो आज तक एक्सप्लोर नहीं हुआ और फ्यूचर में फिर से आ सकते हैं, तो आपको तो ऐड करना चाहिए था, आप तो एक्सक्लूड कर रहे हो। गवर्नमेंट ने क्यों किया ऐसा पार्ट कि भाई ये क्यों कर रहे हो? कि सर पहले ये रिमूव करने का रीज़न है मिसयूज़ नहीं हो, क्योंकि हर कोई आकर के कह देगा मैं थर्ड जेंडर में आता हूँ, तो फिर वो जो बेनिफिट्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं
फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सनस, वो एक ऐसे पर्सन को जा सकते हैं जो शायद एक्चुअल में ट्रांसजेंडर हो ही नहीं, है ना, या फोर्सफुली टू गेन द बेनिफिट, किसी को फोर्सफुली इस तरह से किया गया हो, जेंडर रीअसाइनिंग सर्जरी वगैरह किसी को फोर्सफुली करा दिए, ऐसे रैकेट्स वर्क करता है। तो इसलिए हम लोग एक तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन खत्म कर रहे हैं ताकि मिसयूज ऑफ पावर नहीं हो, और दूसरा पार्ट है कि सर अगर हमारे पास प्रॉपर डेटाबेस नहीं रहेगा, कितने लोग हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो अपना आप में एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन क्वेयर को लेकर के वर्ल्ड में डिस्प्यूट है, वर्ल्ड खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ट्रांस मैन को किस कैटेगरी में रखे, ट्रांस वुमेन को कौन सी कैटेगरी में रखे। रिसेंटली एक ओलंपिक के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन भी हुआ था कि आप इसी कैटेगरी में लड़ोगे। लास्ट ईयर भी ओलंपिक गेम के अंदर एक इशू हुआ था जिसमें अगर आपको याद हो कि ईरान की एक पर्टिकुलर एथलीट थी या किसी और कंट्री की थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, लेकिन इटली की अपोनेंट के अगेंस्ट लड़ रही थी और एक ही पंच के अंदर वो नॉकआउट हो जाती है। बाद में पता लगा कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो उस कंट्री की, उसके अंदर मेल हार्मोन्स जो होते हैं उसका लेवल एवरेज से भी ज़्यादा था, तो वो ट्रांस ना मैन और ट्रांस वुमेन जिस तरह की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आ रही है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जबकि उसको शायद मेडल मिला था। तो ये अपना आप में एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। इस वजह से गवर्नमेंट ने भी कहा कि सर ये अभी डिस्प्यूटेड वाला पार्ट है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन बेनिफिशियरी है कौन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कैटेगरी को बाहर रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सक्लूजन हो गया और इस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, मेडिकल बोर्ड के अंदर चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा और एक हमारा डेप्यूटी चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, दोनों में से कोई एक होगा। वो आपको वेरीफाई करेंगे कि ट्रांसजेंडर के अंदर आते हैं कि नहीं आते, वो वेरिफिकेशन के बेस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारा क्या करेगा, आपको वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देगा, तो ना ये मेंशन किया गवर्नमेंट ने। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वाई डॉक्टर, डीएम भी कह सकते थे, सिंपल सी बात, हमने कह दिया हम इस कैटेगरी में आते हैं, डीएम इशू कर दे। डॉक्टर के पास जब जाते हैं जब किसी तरह का कोई इलनेस हो, कोई बीमारी हो, तो इज द केस दैट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग थर्ड जेंडर एज अ काइंड ऑफ डिजीज, तो वो क्लियरिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर गवर्नमेंट इज फेसिंग बैकलेस। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है रिवीजन आफ्टर सर्जरी, मतलब कि सर जो सर्जरी करवाई है उसके बाद भी तो आपने जेंडर चेंज किया होगा, जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरी जो करवाई है, तो इन दैट केस सर्टिफिकेट भी अपडेट करवा सकते हो। जब आप सर्जरी करवाओगे तो नाम भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स बनाएंगे ताकि आपके बेनिफिट्स के लिए हम लोग एक अथॉरिटी बना देंगे जहाँ जाकर के आप डिमांड कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, जिसमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा। बट गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जब कभी भी कोई जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरी होगी तो मैंडेटरी रिपोर्ट करना पड़ेगा, मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी कि हॉस्पिटल को, डीएम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इट इज अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। किसके अगेंस्ट है? राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में चीज़ें डिस्कस हो सकती है, लेकिन पेशेंट के कॉन्फिडेंशियल चीज़ें को डॉक्टर क्यों बताएगा डीएम को? ये गलत है, ये राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। तो इस बिल में कुछ चीज़ अच्छी थी, कुछ चीज़ गड़बड़ थी, इस वजह से प्रोटेस्ट हुआ। अब ये बिल नहीं है, आज जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी ये एक्ट बन चुका है, ठीक है ना। ये पॉइंटर आपको याद रखना है। अब इसके साथ कुछ और चीज़ें कवर अप करनी है। कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है? इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री रही है ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर, तो वो हिस्ट्री थोड़ी सी गो थ्रू करनी है। थर्ड जेंडर वाला पार्ट तो हमने कवर कर ही लिया, नालसा वाला पर्टिकुलर केस। एक और केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डीक्रिमिनलाइज करता है हाफ पार्ट ऑफ सेक्शन 377 को। आईपीसी के अंदर ये सेक्शन एग्जिस्ट करता है जिसने सेम सेक्स होमोसेक्सुअल कार्डिनल रिलेशंस को क्रिमिनलाइज कर रखा है। यानी कि अगर किसी तरह से सेम सेक्स या होमोसेक्सुअल कपल के बीच कोई कार्डिनल रिलेशन है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। पॉइंट यहाँ पर ये दिया नवतेज सिंह जौहर ने कि सब जो हेट्रोजीनियस कार्डिनल रिलेशंस होते हैं मेल फीमेल के बीच में, अगर उसमें कंसेंट इन्वॉल्व है तो आप उसको वैलिड मानते हो। अगर वो किसी और लॉ को वॉलेट नहीं करता है, एज जैसे वाले पार्टी का पार्ट को नहीं वॉलेट करता है, एडल्ट है तो वैलिड मानते हो। तो वाई नॉट दिस रिलेशन, है ना। इस तरह के जो होमोसेक्सुअल कार्डिनल रिलेशंस है उसके अंदर भी तो कंसेंट इन्वॉल्व हो सकता है। इफ कंसेंट इज इन्वॉल्व तो फिर जेल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कंसेंट इन्वॉल्व नहीं है, फोर्सफुल है ना, या फिर कोई मिसयूज ऑफ पावर किया हो या किसी और तरह से आपने मैनिपुलेट करके किया, वो एक समझ में आता है, वो तो ऑलरेडी क्रिमिनलाइज ऑफेंस है। लेकिन अगर होमोसेक्सुअल कार्डिनल रिलेशंस कंसेंट इन्वॉल्व है तो डिक्रिमिनलाइज होना चाहिए। कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया, तो इसने इस पूरे एक्ट को सेक्शन को स्ट्रक डाउन नहीं किया, सिर्फ हाफ पार्ट को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया। कहा कि अगर होमोसेक्सुअल या सेम सेक्स कार्डिनल रिलेशंस आर देयर तो इस केस के अंदर हम लोग उसको कंसेंट इन्वॉल्व होने की वजह से क्राइम नहीं मानेंगे, यानी कि वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा। ये किसमें कहा था? नवतेज सिंह जौहर केस में। यानी इन इजी लैंग्वेज इस केस ने सेम सेक्स रिलेशंस को
लीगलाइज कर दिया था, ठीक है, अब जेल नहीं हो सकती। नेक्स्ट पार्ट आता है, जब ये लीगलाइज हुआ तो एक और डिमांड आया कि सर हमारी जो यूनियन होती है, यानी कि हमारी जो मैरिज होती है, उसको क्या कर दो, लीगलाइज कर दो, लीगल रिकॉग्निशन दे दो। ऐसा नहीं कि शादी कर नहीं रहे, शादी तो करते हैं, लेकिन पॉइंट है कि वो लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, मतलब वो जो राइट मिलते हैं एक मैरिड कपल को, वो इनको नहीं मिलते, चाहे वो प्रॉपर्टी के हो, चाहे वो डाइवोर्स के हो, चाहे वो मेंटेनेंस के हो, चाहे वो अडॉप्शन के हो, वो सारे राइट जो एक लीगल मैरिड हेटेरोजेनस कपल को मिलते हैं वो इनको नहीं मिलते। तो टू गेट दैट राइट वी वर डिमांडिंग कि हमारी मैरिज को क्या कर दो, रिकॉग्नाइज कर दो। कोर्ट ने मना कर दिया कि सर ये एक छोटा सा बॉक्स नहीं है, छोटी सी डिमांड नहीं है, बहुत सारे एक्ट हैं जो सिविल लॉ से रिलेट करते हैं, फैमिली लॉ से रिलेट करते हैं। अगर हम आपकी बात मान लेंगे और आपकी मैरिज को रिकॉग्नाइज कर देंगे तो बहुत सारे एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये क्या कर देगा, पेंडोरा बॉक्स को ओपन कर देगा, जो कोर्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर हर कोई आएगा हर चीज़ को हमारा इंप्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट। अगर ये काम करना ही है तो पार्लियामेंट के थ्रू करवाओ। पार्लियामेंट ने कर दिया मना कि हम लोग नहीं करेंगे सर ये चीज़, अभी सोसाइटी इज़ नॉट रेडी फॉर इट। तो ये एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना, कोई डाउट अगर आ जाए तो पूछ लेना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, और नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इजी है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, क्योंकि हमने सीपीआई पढ़ा था लास्ट मंथ की क्लैड एक्सप्रेस के अंदर, तो उसका बेस ईयर चेंज किया था। तो वी आर वेल अवेयर कि बेस ईयर क्या होता है, और बेस ईयर क्या होने के साथ में वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अपडेट द बेस ईयर, ये भी हमको अच्छे से समझ में आता है। तो बस उसी के बेसिस पर जीडीपी के बारे में बात करेंगे। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, उसका मीनिंग क्या हुआ कि सर विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, मतलब विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च इन केस ऑफ इंडिया, एक कंट्री में जो टोटल गुड्स और वैल्यूज, टोटल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू क्या है। मतलब ये पेन जो एक गुड है या कोई सर्विस, जैसे हमारा ये क्लास है, ये सर्विस है हमारा, तो इन सबको मिला करके ओवरऑल जो है क्या फाइनल वैल्यू रही है ये बताओ। उस वैल्यू को क्या कहते हैं, जीडीपी। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज जीडीपी। अब यहाँ ये विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंडियन सिटीजन हो, वो इंडिया में काम नहीं कर रहा हो, इंडिया से बाहर काम कर रहा हो, लेकिन है इंडियन सिटीजन, अर्न तो वो भी कर रहा है। अगर मैं उसको ऐड कर देता हूँ तो जोग्राफिकल बाउंड्री में काउंट नहीं होगी, तो उसको जीडीपी नहीं कहेंगे, उसको हम नॉमिनल जीडीपी वाले पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर रखें, जीएनपी की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। नॉमिनल तो अलग होता है, ये बात करेंगे, है ना, इस पॉइंट को याद रखना। है ना, आई एम रिपीटिंग अगेन कि विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए, क्योंकि कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसका एक ओवरसीज पर्टिकुलर यूनिट भी हो या वो वहाँ पे काम कर रहा हो, तो अगर उसकी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को भी ऐड किया जाएगा तो वो जीडीपी नहीं होगा, वो जीएनपी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। तो नॉमिनल क्या होता है, 2 तरह की और जीडीपी होती है, एक होता है सर नॉमिनल और एक होता है रियल। तो क्या होता है, टाइमिंग के साथ ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली प्राइसिंग इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, इजी लैंग्वेज, इन्फ्लेशन के इंक्रीज के साथ में प्राइस इंक्रीज हो गई। तो मान लो ये पर्टिकुलर पेन है जो मैं एक साल में इन द फाइनेंशियल ईयर 100 पेन बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और कॉस्ट है इसकी 100 रुपीज़ पर पेन फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 रुपीज़ का मैंने ओवरऑल वैल्यू ऐड किया अपनी जीडीपी के अंदर। अब अगले साल पेन की प्राइस 100 की जगह 105 हो गई ड्यू टू इन्फ्लेशन फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आज भी मैं क्या कर रहा हूँ, 100 पेन ही बना रहा हूँ, तो प्राइस जो वैल्यू फाइनल बनी वो कितनी हो गई, 10,500 रुपीज़। ऑब्वियसली इतनी होगी, पहले 10,000 थी, 100 पेन, एक पेन 100 रुपीज़ का था और 100 पेन बनाए थे, 10,000 हो गए। अब मैंने प्राइस 105 कर दी ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो इस वजह से प्राइस कितनी होगी, 10,500। लेकिन पेन आज भी कितना है, 100 ही है, इससे ज़्यादा यूनिट तो बना ही नहीं। तो ये ग्रोथ तो 5% तो शो करता है, लेकिन क्या ये ग्रोथ रियल है, क्या मैंने अपनी कंट्री के ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐड किया, नहीं सर, प्रोडक्शन तो आज भी उतना ही हो रहा है, बस हर साल प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, तो कंट्री की रियल पिक्चर नहीं बता रहा। तो जब मैं ये इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करूं, मतलब इस इन्फ्लेशन की प्राइस को नहीं एक्सक्लूड करूं, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब मैं ये इन्फ्लेशन की प्राइस हटा दूं, रिमूव कर दूं, उसको कहते हैं रियल जीडीपी। समझे, ये पॉइंट याद रखना। इकोनॉमिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स आर इजी, लेकिन उसको बुकिश लैंग्वेज की बजाय जो आपको डेली बेसिस पर नजर आता है उसके थ्रू अप्लाई करके देखो, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
सो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हमको एग्जाम में याद रखना है, तो देखो बेस ईयर जो चेंज किया, इससे पहले क्या बेस ईयर था ये याद रखना। 2011-12 वाज द बेस ईयर। ये हमारा ओवरऑल 8th अपडेट है। ये जो हमने अपडेट किया है 2022-2023, ये हमारा ओवरऑल 8th अपडेट है। दिस वाज आवर फर्स्ट बेस ईयर। उसके बाद हमने अपडेट किया है उसको 8 टाइम्स। ये हमारा 8th अपडेट था। इससे पहले लास्ट ये हुआ करता था। तो ये पॉइंटर्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फैक्चुअल डेटा भी पूछ सकता है। नाउ रियल जीडीपी वगैरह क्या होती है हमने डिस्कस कर ली। नॉमिनल जीडीपी वगैरह ये सब कवर्ड हो गया। तब डेटा भी कवर करना पड़ेगा फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि बजट के अंदर ये अपडेटेड डेटा आया था हमारे पास में। तो ओवरऑल जो जीडीपी का रियल डेटा है वो इंक्रीज हो गया। बजट वाले टॉपिक में लिखा हुआ है लमसम 7%, अब हो गया है 7.6%। और नॉमिनल जीडीपी भी रिड्यूस हो गई है। भाई कितना परसेंट नहीं जरूरी है, बट नॉमिनल जीडीपी का नया डेटा याद रखना। फिर ये अर्लियर डेटा ऑफ द फिस्कल डेफिसिट एंड जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं कवर अप करना है, लेकिन नया डेटा कवर अप करना है। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि सर फिस्कल डेफिसिट मतलब जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है, इसमें अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट लेस हो रहा है तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली एक्सपोर्ट कम होने पे हमारे जो डॉलर्स है वो कम आ रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होने के ऊपर हमारे डॉलर्स जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं। तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है ना, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। डेट टू जीडीपी मतलब कि जीडीपी के कंपैरिजन में कितनी मैं बोरिंग कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं मान लो 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ तो उसमें मैं कितना लोन वगैरह ले सकता हूँ, कितनी ईएमआई में हैंडल कर सकता हूँ, तो उसका ये परसेंटेज है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये पॉइंटर आपको याद रखना है। अब ये तो हो गया बेस ईयर क्या होता है ना, और इसके क्या क्या चेंजेस आए। कुछ और फ्यू चेंजेस हमको लर्न करने हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर चेंज इन द जीडीपी बेस ईयर। गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, नए सेक्टर्स को भी ऐड करेंगे टू ओवरऑल गेट द रियल पिक्चर। कौन कौन से नए सेक्टर ऐड करेंगे, जैसे जीएसटी कलेक्शन का डेटा कलेक्ट करेंगे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का भी डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना। क्या सेंस हुआ इस बात का कि सर व्हीकल मैन्युफैक्चर तो बहुत सारे हो गए। मान लो एक कार कंपनी है जो एक ईयर में 100 कार्स बना रही है, तो ये तो टोटल गुड्स प्रोड्यूस में काउंट होगा ना। लेकिन मान लो हमारे 60 सेल हुई, 40 तो हुई नहीं, वो तो अभी भी रखी है इन द फैक्ट्री। तो ये तो रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी नहीं है, ये तो शो कर रहा है देयर इज अ स्लो डाउन। वो अपना आप में प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेटा नहीं देखेंगे, हम लोग साथ में ये भी देखेंगे कितने व्हीकल रजिस्टर हुए हैं। सिमिलरली जो पैसा आप कमा रहे हो उसके अंदर जो आजकल लोग अवेयर हो गए और दे आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट थिंग्स, तो कह रहे हैं कि हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू लोग कैसे अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं ये भी हम चेक करेंगे। सिमिलरली जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है जैसे गिग इकोनॉमी हो गया, या फिर हमारे जो हाउस हेल्प हो गए जो घर में काम करते हैं, डिजिटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स सर्विसेज होगी जहाँ स्पेंडिंग वगैरह होती है, वो सब हम काउंट करेंगे। और मेथड जो हमारा पहले डबल डिफ्लेशन का नहीं यूज करके सिंगल डिफ्लेशन था, उसको हम डबल डिफ्लेशन में लेकर आएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? कि पहले हम चेक करते थे फाइनल प्राइस में कितनी चेंज आई, अब हम ये नहीं चेक करेंगे, हम इनपुट प्राइस भी चेक करेंगे। इसको बनाने के रॉ मटेरियल में प्राइसिंग में क्या चेंज आया, फिर इसकी प्राइसिंग में फाइनल प्राइस में क्या चेंज आया, इनपुट प्राइस एंड आउटपुट प्राइस, वो हमको क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको अनाउंस किया है, तो ये अच्छे से गो थ्रू कर लेना ताकि कोई पार्ट आपका मिस नहीं हो जाए। अब चलते हैं फटाफट से अगले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिलेटेड टू द इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो ये इंटायरली फैक्चुअल है, ज़्यादा डीप जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटायरली फैक्चुअल डेटा के अंदर काम की बात कवर करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, ये कौन सी रिपोर्ट है हमारी, तो ये 14th रिपोर्ट है। ये कब सेलिब्रेट होती है, तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के दिन सेलिब्रेट होती है। कब सेलिब्रेट होता है, ये मार्च 20 को सेलिब्रेट होता है। ये इस बार की इसकी थीम है। कौन रिलीज़ करता है, तो सर एक वेलबींग रिसर्च सेंटर है ऑफ ऑक्सफोर्ड, वो रिलीज़ करता है। गैलप एंड UNSDSN के साथ में मिलकर ये रिलीज़ करता है। ओवरऑल 6 पैरामीटर्स आर देयर, ये पैरामीटर्स लर्न करने पड़ेंगे। 0 to 10 की रेंज के अंदर रिलीज़ करता है, जिसमें 10 के क्लोज वाला रैंक जो है वो हायर होता है। फिर किसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो देखो याद रखना इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस में नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड है। लास्ट 9 ईयर से यही नंबर 1 पर आ रहा है, फॉलोड बाय आइसलैंड एंड डेनमार्क हमारा। और उसके बाद इंडिया की बात करें जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो हमारा 116th प्लेस पे है, 2 प्लेस अहेड कंपेयर टू द लास्ट पर्टिकुलर रिपोर्ट। लोएस्ट कौन आया है, तो लोएस्ट अफगानिस्तान आया है, फॉलोड बाय सियरा लियोन एंड मालावी। एंड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग द कोस्टा रिका 23rd प्लेस लास्ट ईयर से सीधा 4th पर आया है। और ये किसी भी
लैटिन अमेरिकन कंट्री का हाईएस्ट रैंक है। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री इस पोजीशन पे पहुंची है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और बात यहाँ इन्होंने बोली है कि लास्ट 2 रिपोर्ट से एक चीज़ हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की है कि एंग्लोस्फेयर रीजन जो होता है, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग जो रीजन होता है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन द टॉप 10, है ना। तो ये भी एक अपने आप में एक पार्ट हो सकता है जिस पे ऊपर क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। बस यही गो थ्रू करना है, डेटा है सिर्फ और सिर्फ। हाँ, एक टास्क जरूर दूंगा, यहाँ लिखा है मैंने फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द करंट अफेयर। ये करंट अफेयर में नहीं आएगा। ये CRRC में अगर कोई अच्छा पैराग्राफ बनाना चाहे तो बना सकता है। आप इसको गो थ्रू करो, समझो, और 3 to 4 लाइन्स के अंदर इसका एक बेस्ट सुटेबल कंक्लूजन बताओ। जो सीखते हो नॉर्मली CRRC के अंदर, वो मेरे को बेस्ट सुटेबल कंक्लूजन बताओ ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट कि क्या हो सकता है, आपको ये पढ़ के क्या समझ में आया, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। आपको नॉर्मली ऑप्शंस के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है, आज टास्क के कंक्लूजन बना के दिखाओ मेरे को क्या बेस्ट सुटेबल कंक्लूजन हो सकता है। मैं भी आंसर करूंगा, पहले आप लोग आंसर करना, उसके बाद आई विल ड्रॉप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, है ना। वेरी फ्यू, एक बार आपके कमेंट्स मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस इसको गो थ्रू कर लेना है ना। आगे के सारे टॉपिक थोड़े फैक्चुअल है, तो थोड़े जल्दी जल्दी जाएंगे, तो ये मत सोचना हम भाग रहे हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। बस टॉपिक क्या है हमारा, टू द पॉइंट है, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर। चलो, अगला टॉपिक भी इसी तरह का है हमारा, फैक्चुअल डेटा इज देयर, कि एवरी ईयर मार्च में एक रिपोर्ट आती है, सिपरी रिपोर्ट। वो जो सिपरी रिपोर्ट है उसका फुल फॉर्म याद करना है, एग्जामिनर पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि पास्ट भी एग्जामिनर पूछ चुका है, क्लैट ने ही पूछा है सिपरी स्टैंड्स फॉर व्हाट। स्वीडन स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है, 1966 में ये बना था। और ये हमको ये बताता है कि वर्ल्ड में आर्म ट्रांसफर को लेकर के क्या सिचुएशन है, मतलब ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, या फिर हमारा डिसआर्मेंट को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये रिपोर्ट बताती है। तो एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो भी लेटेस्टली आई है, इस 5 ईयर के पीरियड को अगर हम कंपेयर करें कंपेयर टू दिस वन, तो ओवरऑल जो आम हमारा ट्रांसफ़र है वो 9.2% से इंक्रीज़ हुआ है। और रीज़न वाइज सबसे ज़्यादा बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ है। रीज़न इज़ रशिया यूक्रेन का वॉर। रीज़न क्या है? रशिया यूक्रेन का वॉर है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ को ये डर है कि आज यूक्रेन को इन्वेड किया है, कल को हमारा नंबर हो सकता है, मे बी पॉसिबल। और अमेरिका के भरोसे अगर बैठे रहे तो अमेरिका ऑलरेडी थ्रेटन कर चुका है कि नेटो कंट्री तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इसको याद रखूंगा। इट मीन्स कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें नेटो कंट्रीज इन्वॉल्व हुई तो हो सकता है अमेरिका हेल्प कर रहे नहीं है। दैट्स वाई वो अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इमीडिएटली बना तो नहीं सकते, टाइम लगता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो कहा कि जिसने बनाया है उससे इंपोर्ट कर लो। दैट्स वाई आर्म ट्रांसफर में इंपोर्ट रेट हाई रीजन वाइज कहाँ है? यूरोपियन रीजन के अंदर है। फिर टॉप 5 एक्सपोर्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट कौन करता है? तो एक ही कंट्री जो चाहती है वॉर हो, जहाँ नहीं होगा वो करवा देगा, वो है USA, 42% शेयर रखता है। फिर फ्रांस, फिर रशिया, फिर जर्मनी, फिर चाइना। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो यूक्रेन नंबर 1 पर आता है क्योंकि वॉर में है वो। फिर इंडिया है, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कतार, फिर पाकिस्तान, है ना। ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। कभी हम नंबर 1 पे हुआ करते थे, बट अब हम 8.2% शेयर के साथ नंबर 2 पर है। इसका एक रीज़न कि इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, इसीलिए नंबर 1 पर आ गया। दूसरा रीज़न, हमने भी अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स किए हैं, ठीक है ना। ये इसीलिए हमारे मेजर सप्लायर ऑफ द एक्सपोर्ट कौन है? रशिया है, सबसे ज़्यादा आज भी रशिया से लेते हैं, फिर फ्रांस से, फिर इजराइल से। फैब की क्लैड एक्सप्रेस में जाना और अपडेट कर लेना। फैब की क्लैड एक्सप्रेस में लिखा हुआ है US इज़ द 3rd लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर या डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया। उसको चेंज करके 4th कर देना, क्योंकि एज पर द न्यू रिपोर्ट अब इजराइल हो गया है, ठीक है ना। ये पॉइंटर गो थ्रू करना है। फिर ये वो इनिशिएटिव्स है हमारे जो हमने डिफेंस में अपने आप को, अपने आर्म्स के इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए किया है। ये पहले भी पढ़ा हुआ पार्ट है क्लैड एक्सप्रेस के अंदर ही, बट इसमें अलग से लिख दिया, एक बार गो थ्रू कर लेना। बजट क्या है, प्रोडक्शन कितना करते हैं, एक्सपोर्ट क्या है, कॉरिडोर कहाँ कहाँ बनाए हैं, कितना FDI अलाउड है, तो बस एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। चलो आगे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास, अगला टॉपिक भी बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे, क्योंकि इसका स्पोर्ट्स का जो हाफ सेक्शन है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। स्पोर्ट्स रिलेटेड हाफ जो न्यूज़ है वो हमारे ऑलरेडी किसी क्लैड एक्सेस में आ गई है, जिसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई टॉपिक आया था, तो इसको वो वही वाला पार्ट गो थ्रू करना है। नया क्या पढ़ना है? नया ये वाला पॉइंट पढ़ना है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये है नया पॉइंट। क्या है नया पॉइंट? कि सर 25th विंटर ओलंपिक्स हुए हैं। कहाँ हुए हैं? इटली में हुए हैं। इटली में 2 सिटीज़ में हुए हैं, और ये पहली बार हुआ है कि विंटर ओलंपिक्स को किसी 2 सिटीज़ ने होस्ट किया है। क्या इटली पहली बार विंटर ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है? नहीं, ओवरऑल ओलंपिक्स इटली ने 4 टाइम होस्ट किए, जिसमें से 2 तो हमारे थे विंटर ओलंपिक्स और एक था समर ओलंपिक, यानी कि ओवरऑल 4 में से 3 बार वो हमारा ओलंपिक्स को होस्ट कर चुका है। ये पॉइंटर आपको याद रखना है।
अब समर ओलंपिक्स कब हुए थे फर्स्ट, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आपको बताऊंगा विंटर ओलंपिक फर्स्ट कब हुए थे। 1924 के अंदर फ्रांस होस्ट करता है इसको, चैमोनिक्स के अंदर, ये याद रखना है। ये फर्स्ट था। अभी वाले से पहले कहाँ हुआ था, तो बीजिंग के अंदर हुआ था। अभी वाले के बाद 4 साल बाद कहाँ होगा, 2030 में, तो फ्रांस के अंदर होगा। ये पॉइंटर आपको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। नेक्स्ट पार्ट है, ये स्टेडियम है, ओपनिंग सेरेमनी रिलेटेड और क्लोजिंग सेरेमनी रिलेटेड, बहुत रेयर है आएगा, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए। फिर मोटो है इट्स योर वाइब, IT स्टैंड्स फॉर इटली, ये याद रखना है। ये मैस्कॉट है टीना एंड मिलो, ये याद रखना है। 16 स्पोर्ट्स आर देयर, जो इस बार विंटर स्पोर्ट्स का पार्ट थे, और ये डेब्यूट किया था, ये मतलब पहली बार ऐड हुआ था हमारा स्पोर्ट, तो नाम याद रखेंगे। मेडल में नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे है, फॉलोड बाय USA और उसके बाद नीदरलैंड्स। इटली नंबर 4 पे रहा। अब कंफ्यूज मत होना कि इटली के तो मेडल 30, नीदरलैंड्स के तो मेडल 20, तो ये नंबर 4 पे कैसे है, क्योंकि रैंक डिसाइड होती है बेस्ड ऑन गोल्ड। गोल्ड अगर इक्वल हो जाए जैसे यहाँ पर है, तो सिल्वर और ब्रॉन्ज की बारी आती है, इस वजह से इटली टॉप 10 में नहीं है। क्लियर। इंडिया को कोई मेडल मिला क्या, नहीं, इंडिया को मेडल तो नहीं मिला, लेकिन इंडिया के 2 एथलीट इस बार पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो दोनों के नाम और उनके गेम्स वो आपको अच्छे से याद कर लेना, बाई चांसली पूछ लिया जाए। इंडिया का टॉर्च बियरर कौन था, उन्हें इंडियन कंटिजेंट को कौन लीड कर रहा था, अभिनव बिंद्रा कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे से फैक्ट है जो बाई चांसली पूछ ले, बाकी सारे स्पोर्ट्स के फैक्ट हमने कवर कर रखे हैं, है ना, पहले से ऑलरेडी। इसी प्रीवियस वाली क्लैड एक्सप्रेस में स्पोर्ट्स रिलेटेड एक टॉपिक आया था, वहाँ ये सब लिखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सो कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी या कोई एक्ट पास हुआ था, उसके रिगार्डिंग है। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, वो भी फैक्चुअल वाला डेटा है, उसको गो थ्रू करेंगे और कुछ स्कीम्स है जिसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो TB डे कब सेलिब्रेट करते हैं, मार्च 24 को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 1882 के अंदर रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, डिस्कवर किया था कि TB का जो कॉज है वो होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस वजह से TB होता है। तो उस डे की सिग्निफिकेंस को शो करने के लिए एंड टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द TB, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डे को 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या है, यस वी कैन एंड TB, ये ग्लोबल थीम है, बाय डिफॉल्ट हर साल सेम होती है, आगे वाला पार्ट चेंज होता है। लेड बाय कंट्रीज, पावर्ड बाय पीपल, इस बार की थीम है। नाउ TB एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट इज कि ये जो TB होता है ये बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो अगर लंग्स को इम्पैक्ट करता है तो उसको पल्मोनरी TB कहते हैं, और अगर लंग्स के अलावा बाकी ऑर्गन्स को, आसपास वाले ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। डेडलिस्ट TB ये वाली होती है क्योंकि लंग फ्रैक्चर हो जाते हैं इसकी वजह से, है ना, तो पानी भर जाता है और फिर वो ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट बहुत टफ होता है। फिर TB क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो उसको काउंटर करने के लिए एंटीबैक्टीरिया जो है मेडिसिन देनी पड़ेगी, तो वो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो इस तरह की होती है, याद नहीं करनी है कौन कौन सी, बट होता क्या है कि ये बहुत हैवी डोजेज होती है और TB का ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग चलता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपने कब आइडेंटिफाई करी। तो जब आप बॉडी को कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक दे रहे हो ना, तो बॉडी खुद एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एंटीबायोटिक बना देती है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडी दी, एंटीबॉडी के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी, तो यानी कि ये मेडिसिन काम करना बंद कर देती है। इसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस TB, MDR TB। जब बॉडी जो है कुछ मेडिसिन के अगेंस्ट काम ही नहीं करती, फिर वो क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ ड्रग करते हैं, मतलब 2-3 दवाइयाँ मिला करके या और अदर ऑप्शंस जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं, जिससे ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन एंड कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो जाता है। वो अपना आप में कंसर्निंग पार्ट है। क्या TB एक सीरियस प्रॉब्लम है, डेटा है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप वाला डेटा नहीं कवर करना है क्योंकि इस ईयर का डेटा नहीं है, लास्ट ईयर का डेटा है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो TB के केसेस हैं 87% केसेस जो है वर्ल्ड के 30 हाई बर्डन कंट्रीज में है, जिसमें 25% तो सिर्फ इंडिया में है। वर्ल्ड में हाईएस्ट, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट TB के केसेस कहाँ हैं, इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट अगर आपको पूछ ले डेट ऑफ TB इंसिडेंट रेट और डेथ, तो ये है ग्लोबल का डेटा और ये है हमारा इंडिया वाला डेटा। कंट्री के अलावा अगर रीजन वाइज पूछ ले तो सबसे ज़्यादा TB के केसेस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, फिर वेस्टर्न पैसिफिक में है और फिर अफ्रीका के अंदर है। परसेंटेज याद नहीं करना है, रीज़न याद करना है ना, ये अपना आप में इंपॉर्टेंट है। इंडिया के बाद कौन सी कंट्री में मिलता है, तो इंडिया के बाद सर इंडोनेशिया में मिलता है एंड फिलीपींस में मिलता है। परसेंटेज यहाँ भी लर्न नहीं करने हैं। फिर ये हमारी कुछ ग्लोबल
जो है स्ट्रेटजीज है, ग्लोबल इनिशिएटिव है और इंडिया के इनिशिएटिव है टू कर्ब द टीबी, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ये हमारा प्लान है 2025 तक 90% रिडक्शन करना है मॉर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट में, और 80% करना है इन द इंसिडेंस रेट। हर टीबी के पेशेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि टीबी एक एयरबॉर्न कंटीजियस डिजीज़ है ना, हवा के थ्रू फैल सकता है ना, या फिर वो सेम चीज़ को शेयर करने से है ना जो फैल सकता है। इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है, वो सोशली और इकोनॉमिकली आइसोलेट हो जाता है। तो गवर्नमेंट उसको 1000 रुपीज़ पर मंथ का सपोर्ट प्रोवाइड करती है अंडर द निक्षय पोषण योजना। और ये टीबी का टेस्ट है जो टीबी डिटेक्ट करने में इफेक्टिवली यूज़ होता है। तो दीज आर द टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है हमारे, वो गो थ्रू कर लेना। कोई क्वेरी आ जाए, कोई ड्रॉप आ जाए, कोई डाउट आ जाए तो ड्रॉप कर देना इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट अगेन, डिस्कस करेंगे फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग को। टिल देन हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।